आज का प्रोग्राम हमारा यूट्यूब चैनल लीलाधर भाटीवाल, इसके माध्यम से हम आपको आज एक हमारे गांव की अच्छे बिजनेसमैन जिनका नाम श्री लालचंद जी स्वामी है और उस हस्ती से हम आपको मिला रहे हैं। लोकल जहां धरातल का सिस्टम है वहां पर भी ऐसी ऐसी हस्तियां है जो बिजनेस को बहुत सुंदर तरीके से समझती है, जानती है। तो आइए लालचंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। तो लालचंद जी, आप हमें समय दिया, हमारे अच्छे विचारों का योगदान होगा। तो मैं ये चाहूँगा भी आप स्टार्टिंग अपने परिचय से कीजिए। सबसे पहले आपके मान सम्मान के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल को लगभग 1 साल तो हो गया सर, ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, समय तो ज़्यादा है लेकिन काम करते हुए 1 साल हो गया। हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई आपने मुझे इस अपने YouTube चैनल लीलाधर भाटीवाल पे इनवाइट किया। तो ये जानकर अति खुशी हुई कि हमारे गांव में भी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप दुनिया तक नई नई बातें पहुंचाते हो। तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं। मेरा छोटा सा परिचय है, लालचंद स्वामी मेरा नाम है। मैं राजस्थान के गंगानगर ज़िले से श्री सूरतगढ़ तहसील अपना लोकल गांव बीरवाड़ा से बिलोंग करता हूं। और जब तक बात है बिजनेस की, इससे पहले मेरा पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। पिताजी का नाम श्री जगदीश जी स्वामी, माताजी का नाम श्रीमती भगवानी देवी, और हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा जो दादाजी थे वो खेती करते थे, उनके पिताजी श्री दुर्गदास जी स्वामी भी हमारे खेती करते थे। हमारे परदादा की ज़मीनें, यहाँ काफ़ी ज़मीनें थी, लगभग 200-250 किला ज़मीन मेरे परदादा जी के पास थी। मेरे 5 दादाजी थे और हमारा जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। यानी हमारे परदादा जी यहाँ जब गांव बसा था तब यहाँ के बसे थे। उसके बाद में मेरे 5 दादाजी हुए और मेरे पिताजी हैं वो 6 भाई और 4 बहनें हैं। 10 भाई बहनों का परिवार है और हम 3 भाई और 1 बहन है। तो सबसे बड़ा मैं हूँ। मैंने अपना जो कैरियर है वो 2000 से शुरू किया। इससे पहले स्टडी की बात करूं तो मेरी एजुकेशन लगभग गांव में कंप्लीट हुई, क्योंकि हमारे गांव में अब 12वीं का स्कूल है, वो उस समय 10वीं का था। और 1995 में मैंने 10वीं की और 10वीं करने के बाद में हमारे कोई गांव में स्कूल नहीं था, तो मैं स्टडी के लिए बीकानेर चला गया। 2 साल वहाँ बीकानेर पढ़ा। 1996 में मैंने 12वीं की, 97 में 11वीं की और 97 में 12वीं की। 12वीं करने के बाद में मैं वापस गांव में आ गया और मेरा जो कॉलेज में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैं कॉलेज नहीं गया। उसके बाद में गांव आने के बाद में मेरा ITI में सिलेक्शन हो गया अनूपगढ़। हमारे गांव के हम 3 लड़के गए थे, उसमें एक राधा कृष्ण जी थे, रंजीत जी भाटीवाल थे और मैं भी था। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिशियन में नहीं हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन फिटर में हो गया था। लेकिन मैं 5 दिन कॉलेज गया, क्योंकि वहाँ फिटर में जो सिस्टम होता था, यानी वहाँ जो डाइडें बनाई जाती थी लोहे की थी और उस पर रेती की घसाई होती थी। और रेती घसने के कारण मेरे हाथ में छाले हो गए। हमारे भाई साहब रहते हैं, ताऊ जी रहते हैं 91 GB में अनूपगढ़ के पास में। वहाँ मैं 3-4 दिन गया, वहाँ से कॉलेज आता था, लेकिन उनको बिना बताए घर वापस आ गया। तो उस समय 2000 की बात है, सन 98 की बात है। उसमें मोबाइल की कोई सेवा नहीं होती थी। तो मैं घर पे आ गया। घर वाले कहने लगे आपका सिलेक्शन हो गया, आप ITI करो आगे। हमारे थर्मल में जो हाउस पावर बन रहा है लाइट का, तो उसमें आपका हो सकता है नंबर भी आ जाए। लेकिन मैं परमात्मा का थैंक्स करना चाहता हूँ। अगर मैं उस समय वो 2 साल की ITI कर लेता तो आज मैं नौकरी में होता और मेरे जो साथी थे वो आज सारी नौकरी में हैं। लेकिन मैं भगवान का थैंक्स करना चाहता हूँ।
मेरे को वो उस समय परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, मैं वहाँ से चल कर आ गया। और 2000 में मैंने जो मैं बात करना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा पदार्पण हुआ। तो नेटवर्क उस समय लोग जानते ही नहीं थे, हमारे गांव में तो बिल्कुल मैं भी अनजान था। उसके बाद में हमने क्या किया, सन 2000 में स्कूल का शुरुआत की। हमारे गांव में भी आप जानते हो गुरुकुल के नाम से स्कूल है। उसमें मैंने राम सिंहपुर, यहाँ से लगभग अपने 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ राम सिंहपुर के पास में एक 16 BLDC पड़ती है हमारा, वहाँ स्कूल अभी भी चल रहा है, स्वामी आदर्श पब्लिक स्कूल के नाम से। मैंने 2005 तक वहाँ पढ़ाया। उसके बाद में स्कूल भी मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि उसी समय मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताया गया। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया जो हिंदुस्तान की नहीं पूरी वर्ल्ड की कंपनी थी, उस समय लोग जानते नहीं थे। उसका नाम मैं लेना चाहूँगा एमवे, वो अमेरिका की कंपनी थी। कोई दोस्त मेरे पास आया कि संडे था उस दिन, उन्होंने कहा हम आपको एक सेमिनार में ले चलते हैं। तो मेरे को ये पहले दिन शौक था, बोलने का शौक था और सीखने का शौक था। श्रवण जी डॉक्टर है, वो राम सिंहपुर के पास में गांव है भागसर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनकी अपलाइन थी पूर्ण जी स्वामी, वो सुरतगढ़ से बिलोंग करते हैं। वो मेरे को बठिंडा ले गए। बठिंडा एक सेमिनार था एमवे का, अमेरिका से डायमंड आया था। तो मैं पहले जानते ही नहीं था डायमंड क्या होता है, क्या बिजनेस होता है। वो मेरे को वहाँ ले गए। तो सारे दिन वो सेमिनार चला, मैंने उस सेमिनार को सुना। घर पे आने के बाद में, स्कूल में आने के बाद में मेरे को उस रात नींद नहीं आई। तो उस समय मैंने कहा क्या करना है मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइनिंग में उस समय लगभग 4400 रुपये की किट होती थी। वो मेरे को, मैंने कहा सर आज तो पैसे नहीं है, तो कब बन जाएंगे। मैंने कहा 10 दिन के बाद में स्कूल की फीस आएगी ना, हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वो किट मेरे को दे दी। और मैं वो किट यहाँ लेके आए थे, वीरवाड़ा लेके आए थे। उस समय मेरी ज्वाइनिंग यहाँ से हुई थी। तो घर पे वो किट उन्होंने कहा भी ये बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं। और भारत में वो नया था, क्योंकि 1995 में जो पहली बार, उसमें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो अमेरिका की कंपनी थी, वो 1956 से वहाँ अमेरिका से शुरू हुई थी। दो दोस्तों ने मिलकर नेटवर्क का उद्घाटन और शुरुआत की। उनका नाम था रेस डिवोस एंड जेवन हैंडल। उन्होंने इस सिस्टम का, मतलब इस एमवे कंपनी की नींव रखी थी। और भारत में ये लगभग 1995 में आई थी। तो लोगों ने बहुत ही जोर से इस सिस्टम को शुरुआत किया। उसमें स्कीम बोलते थे लोग, भाई एक स्कीम आई, आप शुरू करो, इससे आपके बड़े पैसे बनेंगे। लोगों ने वो किटें खरीदनी शुरू कर दिया। अब आपको एक बार किट लेनी है और आपको पैसे आएंगे। लेकिन लोगों को, क्योंकि उस समय ये था भी, हमारे 95 में भी कई कंपनियां आई थी। मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे गांव से ही है महावीर जी टाक, जिन्होंने 1995 में कंपनी आई थी, उसका नाम था गोल्ड माइन। तो वो स्कीमें होती थी। उन्होंने उस समय पैदल चल करके, उनके बहुत बड़ा कर्जा था, हकीकत में बात है। तो उन्होंने उस समय भी 2 साल 3 साल में बहुत बड़ा पैसा कमाया था। और पर डे उनकी 2.5 लाख रुपए इनकम हो गई थी उस समय। तो मेरे को वो समझ में आ गई थी, मेरे अंकल जब इस सिस्टम से कामयाब हो सकते हैं, तो अपने भी कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने वो किट घर पे खोली, तो उसमें उन्होंने बताया भी इसमें कार वाश होता है, इसमें ये शैम्पू होता है, इसमें पेस्ट होती है। वो पेस्ट भी 110-15 रुपये की थी। और अपने कार छोड़, उस समय हमारे गांव में साइकिलें ही पूरी नहीं होती थी 2000 में। मोटरसाइकिल तो 1-2 होता था, वो भी हमारे एक तो पटवारी जी थे, और एक यहाँ अपने अंकल लगते हैं मेरे राम प्रताप जी स्वामी, वो LIC के एजेंट है, और अपने उसमें भी वो कार्यरत हैं अपने डाक विभाग में। और हमारे एक उस समय मैडम जी थे, संतोष जी बहन जी, उनके भी एक मोटरसाइकिल था राजदूत। 2 ही मोटरसाइकिल थे गांव में। और ट्रैक्टर तो बहुत कम थे और साइकिलें भी बहुत कम थी। तो मैंने कहा ये कार वाश क्या काम आएगा, शैम्पू क्या काम आएगा। लगभग वो शैम्पू था 100 रुपये 200 रुपये का, उस समय 200 रुपये बहुत होते थे। और पेस्ट तो अपने 10 रुपये 5 रुपये की यूज़ करते थे। तो मैंने उन सर को कहा, पूर्ण जी, और उनको कहा मेरे को ये बताओ भी, मैं आज जोड़े वाला काम मेरे से नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्योंकि
उसमें ये प्रोडक्ट महंगा था भी, उसमें 4,000 रुपये अपने लगाए, 4,000 रुपये में वो लेके क्या करेंगे। और अपने तो गांव ग्रामीण परिवेश में उससे 4,000 रुपये बहुत होते थे। वो गांव वाले 4,000 रुपये का उस समय 3 क्विंटल गेहूँ आती थी, और वो गरीब परिवार रहते थे गाँव में, तो अपना कोई बैकग्राउंड शहरों का बिजनेस है वो। तो मैंने कहा सर ये मैं ठीक है किट ले लूँगा, लेकिन मेरे को ये बताओ भी मैं एक आदमी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरे को ये सीखना है। तो उस समय उसमें बुक्स आती थी, कैसेट आती थी, सीडी आती थी। तो मैंने उस समय लगभग उन्होंने बताया कि भी इस प्रकार की किताबें आती है, बिजनेस स्कूल है, जो बिजनेस स्कूल के रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब आती है, और लोक व्यवहार है डेल कार्नेगी की, और अपने बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी। उसमें बहुत सा इन्वेस्टमेंट किया किताबों पे और सीडी पे। और उस समय डायमंडों की मैं सीडी सुनता था, बातें सुनता था। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई भी, ये जो सिस्टम है, ये इंडस्ट्री है, आने वाले समय में अपने भारत की कोई ऐसी कंपनी आएगी, उसमें अपने काम करेंगे और अपने कामयाब हो सकते हैं। तो मैं उस कंपनी का नाम लेना चाहूँगा। मैंने 2004 में RCM ज्वाइन की। ठीक है। आपने नाम सुना होगा सर हाँ, RCM का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। RCM का हमने बहुत बेहतरीन नाम सुना है। वो अपने भीलवाड़ा की राजस्थान की कंपनी है। 2000 में उसका अगस्त 2000 में पदार्पण हुआ। उनके फाउंडर त्रिलोक जी छाबड़ा है, उन्होंने इंडस्ट्री को शुरुआत किया। उस समय वो कपड़े की कंपनी थी, यानी ट्रेडिशनल मार्केट में वो काम करते थे। और उनका जो टॉप 10 कंपनी तो आज भी चल रही है। हाँ, आज भी चल रही है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड उनका बताना देना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वो कपड़े का काम करते थे और कपड़े में टॉप 10 कंपनियों में उनका नाम था। तो उनका विजन क्लियर हुआ भी ये इंडस्ट्री आने वाले समय में लोगों को अमीर बनाएगी। अब थोड़ा विजन क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे सब्सक्राइब सुन रहे हैं भी। आज तो हर आदमी जानता है भी मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है भी। कोई चीज है कंपनी में बनती है और लास्ट में कस्टमर के पास जाती है। तो बीच का जो पैसा है, बीच में कड़ी होती है, यहाँ माल बनता है कंपनी में, और उसके बाद में आता है उसका ऐड करवाया जाता है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, होलसेलर के पास आता है, उसके बाद में रिटेलर के पास आता है, फिर कस्टमर के पास आता है। जो चीज़ 50 रुपये में बनती है वो कस्टमर के पास 100 रुपये की आती है। और जो 100 रुपये के आते हैं, जो 50 रुपये हैं वो बीच के लोग खाते हैं। हमारा पैसा है, हमारा पैसा आज तक हमारे दादा ने परदादा ने कमाई की, आज तक हम अमीर नहीं बने, खेती से अमीर नहीं बने। क्यों नहीं बने? जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा बढ़ता है। खर्चा बढ़ता है तो वो लोग अमीर होते हैं जो बीच के 5-10 लोग हैं। हमारा पैसा होता है, हम खून पैसे की कमाई करते हैं और पैसा वो ले जाते हैं। तो जो बीच का पैसा है वो ही अपने लोगों के पास आता है। उसमें सबसे बड़ा पैसा जाता है उसका अपने एड होती है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट किन लोगों से करवाई जाती है? ऑलरेडी जो लोग अमीर हैं, जिनको लोग जानते हैं, टीवी पे आता है, जैसे कोई खिलाड़ी हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, कोई फिल्म स्टार हो गया, उनसे जैसे माधुरी दीक्षित हो गई, अमिताभ बच्चन जी हो गए। माधुरी दीक्षित आके बोलती है मेरे गोरीपन का राज लक्ष्य। तो लक्ष्य यूज थोड़ी करती है वो, लेकिन उनके घर में पैसे जाते हैं, करोड़ों रुपए वो ले जाते हैं, वो पैसा अपने से निकाला जाता है। तो मेरे को 2 सालों में मैंने बहुत अध्ययन किया, किताबें पढ़ी। उनकी एक किताब आती थी एमवे के अंदर, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, LYF के नाम से, वो मैंने पूरी स्टडी की। जब मैंने उनको 2004 में मेरे को RCM मिली, मेरे को पता था भी ये इंडस्ट्री बहुत ही। तो तीसी छाबड़ा ने शुरुआत में पेंट पीस से की, उसके बाद में शर्ट का कपड़ा आया, उसके बाद में प्रोडक्ट आई। तो मैंने 2004 में इसको सीखना शुरू किया और ज्वाइन किया। हमारे यहाँ लोकल है श्री राजा राम जी सारण, महावीर जी सारण मेरी ग्रेट अपलाइन थे, देव जी कस्बा, बलवान जी यादव, महावीर जी नेहरा। तो उनके साथ मेरे को ज्वाइन करवाने वाले थे RCM में। आज भी वो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। सराजी जोशी जो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, सरकारी सेवा में हैं, आज लेक्चरर हैं। उन्होंने RCM को ज्वाइन किया और मेरे को ज्वाइन करवाया गया दिसंबर 2004, यानी उस समय दीपावली का दिन था। तो उन्होंने कहा आप MBA तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने सीखा है, आप RCM को इसका प्लान देखो। मैंने इसका प्लान, वो 4AP में उनकी ढाणी है, उनके भाई आज भी वहाँ रहते हैं, जेतराम जी जोशी, वहाँ मेरे को रात की 12 बजे प्लान दिखाया गया। तो मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में सीखा इसको, और मेरे को 2008 में मेरे को रॉयल्टी आई थी। उस समय रॉयल्टी इनकम बहुत थी, मेरा चेक बनता था उस समय 40-45 हज़ार का।
2011 तक मैंने इसको किया, लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया और राजस्थान में ऐसी बड़ी बड़ी जो मिनी सर्कुलेशन कंपनियां आ गई थी, बीच में वो बंद हो गई। यानी बीच में सरकार ने सभी को, कहते हैं ना भाई, जो अच्छी चीज होती है वो बुराई के साथ में जल जाती है, लेकिन जो अच्छाई होती है वो अच्छाई होती है। लेकिन बाद में 1.5 साल संघर्ष हुआ, आरसीएम पे केस हो गया और लोगों ने उनके साथ दिया, टीसी छाबड़ा जी का, राजाराम जी, बड़े बड़े लीडर थे उस समय। जंतर मंतर पे धरना हुआ, जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकली और सरकार को ये बताया गया भी हम कोई स्कीम नहीं कर रहे, हम तो कस्टमर से सीधा, कंपनी से कस्टमर को जोड़ते हैं, जो बीच का पैसा होता है वो हमारे को बांटा जाता है। तो आरसीएम दोबारा शुरू हुई 2013 में। 1.5 साल तक बहुत संघर्ष हुआ और लोगों ने बहुत ही, क्योंकि उसमें बंद हुई तो उस समय चेक था, लोगों कोई 10 लाख कमा रहा था महीने के, कोई 5 लाख कमा रहा था, कोई 40,000 कमा रहा था। उस समय आरसीएम में लगभग 2-2.5 करोड़ लोग ज्वाइन हो गए थे। तो मेरा संपर्क उस समय टूट गया, क्योंकि मेरी जो ग्रेट अपलाइन थी वो दूसरी कंपनियों में चले गए और मेरा जो ग्रेट अपलाइन राजाराम जी और महावीर जी सांड थे, उससे मेरा संपर्क नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो मैं इस आरसीएम से दूर हो गया, लेकिन मेरा विजन क्लियर था भी मैं करूँगा तो यही काम करूँगा। मैंने उसमें बीच में खेती बाड़ी जारी रखी, अभी मैं खेती करता हूँ। हमारे खेती का मूल धंधा खेती का है और मेरे पापा जी 6 भाई है, तो 6 बीघा जमीन हमारे दादाजी के जो उनके पांति आती है और लगभग 14 बीघा जमीन है, वो पापा जी को मिली। हम 3 भाई हैं, तो आज ही हम खेती करते हैं। हमारे गांव में बढ़िया खेती होती है, आपको पता है। लेकिन उसी दौरान मैंने इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को सीखना शुरू किया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया था। उस समय हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी आ गए थे। 2016 के बाद में मैं यूट्यूब से जुड़ा। हमारे जैसे सुरेंद्र जी वत्स है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, चैट विद सुरेंद्र वत्स को। वो हर लीडर को, क्योंकि उस समय देखो कोई भी संघर्ष करना पड़ता है ना, अकेला आदमी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने पहल की। उन्होंने सरकार को बताया गया भी, सरकार उस समय वित्त मंत्री थे अपने रामविलास जी पासवान, तो हमने रिट लगाई वहां जाके। सरकार ने इस पे गौर किया, फिर गाइडलाइन जारी कर दी 2013 में। गाइडलाइन होगी भी आप इसको कर सकते हो, ये तो अच्छी चीज है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है, गरीब लोग हैं वो अमीर होते हैं, क्योंकि सरकार के पास नौकरी है ही नहीं। भी सरकार के पास नौकरी है ही नहीं, और नौकरी मिलती है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और नौकरी मिलने के बाद में भी बंदा जब दूसरा साइड बिजनेस करने का इच्छुक होता है, तो नौकरी से अपने को दाल रोटी मिल सकती है, लेकिन नौकरी से हम अपने जो सपने हैं, अपने जो परिवार का जो सिस्टम है वो नहीं चला सकते, क्योंकि दौर आता है हर समय का। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका भी। हमारे जैसे मैं बेग जाता हूँ, आज से लगभग 50 साल पहले, जब मेरे पापा जी 5 पढ़े लिखे हुए हैं, मेरे ताऊ जी 10 पढ़े लिखे हुए हैं, कोई 7 पढ़ा लिखा है, कोई 8 पढ़ा लिखा है। जब 1900 नहर आई थी अपने नौगढ़ शाखा, उस समय इंदिरा गांधी नहर आई थी, उससे पहले का सिस्टम क्या होता था, नौकरी जो है सरकार देने घर पे आती थी। घर पे क्यों पढ़े लिखे नहीं थे लोग? हाँ, उस समय क्योंकि सरकार को जरूरत थी लोगों की पढ़े लिखे की। लेकिन उस समय पानी आ गया, जमीनें खूब थी, तो हमारे दादाजी ने कहा कि हम नौकर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक कहावत है, प्रथम खेती मध्य व्यापार, उत्तम खेती मध्य व्यापार, नौकरी चाकरी भीख न दान। उस समय नौकरी को भीख के नाम से जाना जाता था। उस समय नौकर मतलब नौकर का नाम लेते ही होता है, नौकरी नहीं करनी, नौकर नहीं रखना, अपने घर का काम है, घर की जमीन राजा काम है। तो उस समय हमारे पूरे परिवार में किसी को बेलदार की नौकरी देने आते, किसी को पटवारी की, किसी को ये। तो दादाजी ने ग्राम सेवक की, तो उन्होंने कहा भी हम नौकरी नहीं देंगे, नौकरी नहीं लगाएंगे अपने प्राइमरी स्कूलों तो हाँ, तो दौर आता है। उस समय जो नौकरी लग गई, मेरा कहने का तात्पर्य उस समय जो नौकर बन गए सरकार के, वो आज उस समय के अमीर लोग थे। उससे पहले खेती थी, बड़े स्तर पर खेती की, वो लोग अमीर बन गए। बाद में नौकरी का दौर आया, नौकरी जो लोग लगे वो अमीर बन गए। फिर एक दौर आया बिजनेस का, तो उस समय जिन्होंने बिजनेस किया, थोड़ा सा पैसा लगाकर, आज मैं नाम लेना चाहूंगा गर्व से, आज हमारे जो मुकेश अंबानी, उनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, नाम सुना होगा आपने। वो बिल्कुल अंगूठा छाप थे, वो तेल पंप पे नौकरी करते थे, आपको पता होगा। और जब वो गए थे ना दुनिया से, तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गए थे, क्योंकि उनका
उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस किया। तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, उस समय वो तेल पंप पे नौकरी करते थे। ये जो डीजल अपना पंप होता है हाँ, उस समय वो तेल नौकरी डालते करते थे। हैं। और जो उनको नौकरी मिलती थी ना, वो खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल में जाते थे। कहाँ जाते थे? 5 स्टार होटल। 100 रुपये उस समय उनको मिलती थी तनख्वाह, और वो कहाँ खाना खाने जाते? 5 स्टार होटल में। क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अमीर लोग आते थे, वो बातें उनकी सुनते थे भी ऐसे ऐसे। हाँ, ये अमीर कैसे बने, ये अमीर कैसे बने। अगर वो देखो, आदमी क्या होता है, संगत से शायर तीरता है, संगति जैसी संगति वैसी बिल्कुल बिल्कुल रंगत। तो अगर वो एक ढाबे पे जाते जहाँ रोड पे होता है, वहां अगर खाना खाते, तो आज वो 65,000 करोड़ का साम्राज्य नहीं छोड़ के जाते। उस समय वो वहां जाते तो वहां अमीर लोग आते, वो बैठ जाते, चाय पीते, वहां उनकी बातें सुनते। तो सुन सुनकर एक दिन उन्होंने व्यापार शुरू किया, और जब वो इस दुनिया से गए थे, तब अपनी औलाद के लिए 65,000 का साम्राज्य, करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गए थे। तो ऐसी मैंने जीवनियाँ पढ़ी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो दौर आया बिजनेस का, उस समय उन्होंने शुरू किया, आज ऑलरेडी वो अमीर हैं। फिर एक दौर आया नेटवर्क मार्केटिंग का। आज भी अपने को बिजनेस कर सकते हैं, आदमी अमीर बन सकता है बिजनेस से। आज उल्टा हो गया, देखो आज नौकरी मांगने वाले बहुत हैं, देने वाले सरकार है नहीं। जब एक नौकरी, एक वैकेंसी खुलती है, फार्म एक होता है और 10 लाख फार्म भरे जाते हैं, लोग लाइन लगा के वहाँ। अगर आज चपड़ासी की भी ना, चपड़ासी की भर्ती खुले, और चपड़ासी उस समय चपड़ासी कोई बनता ही नहीं था, और आज अगर चपड़ासी की भर्ती खुले ना, तो BA BEd MA CA CEd सारे लोग लाइन में लग जाते हैं और फार्म भरे जाते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है, क्योंकि आज उल्टा हो गया। सरकार से हम नौकरी मांगते हैं, सरकार देती नहीं, क्योंकि सरकार के पास इतना सिस्टम नहीं है। आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने ये किताबों में पढ़ा है, मैंने ये सुना है भी आज सरकार के पास केवल 5% नौकरी है। जो लोग इसमें पढ़ लिख के बड़े विजनरी यानी बड़े होशियार होते हैं, वो लोग लगते हैं, बाकी तो सारे। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ, वहाँ कुर्सी एक होती है, वहाँ कुर्सी एक होती है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होती, कुर्सियाँ अनेक होती है। इसमें गरीब से गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है, उसको अगर सीख कर शुरुआत करे ना, तो गरीब से गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। ये इंडस्ट्री में पावर है। मैंने ये भी सुना है कि अभी जो दौर है, मैं आपसे क्यों मिलना, आपने मेरे को कॉल किया, मैं आया। मैं सभी को इस YouTube के माध्यम से बता देना चाहता हूँ भी हमारे जैसे पहले का दौर था, आज से 20 साल 25 साल पहले, आज भी ये दौर है। जब हम अपनी लड़की का रिश्ता करते हैं ना, तो रिश्ते के लिए जाते हैं, पूछते हैं भी आपका लड़का क्या करता है, तो वो कहते हैं भी पढ़ता है या बिजनेस करता है। तो लेकिन एक सोच है भी, अगर नौकरी वाला मिले ना, तो अपनी लड़की 100%। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ और दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आने वाला दौर है ना 2025 और 30 के बीच में, एक ऐसा दौर है, नौकरी एक सीमित मात्रा में, इसमें अपग्रेड नहीं होती। अगर एक नौकर आज के ज़माने में टीचर बनता है, तो 2 साल तक उसको 16,000 रुपये फिक्स मिलता है। और आपको पता है कि आने वाला जो दौर अभी है, कोरोना काल का दौर है। कोरोना काल में हज़ारों नौकरियां गई है, प्राइवेट सेक्टर में तो हज़ारों नौकरियां गई है। तो नौकरी की जड़ नहीं होती। और 16,000 से अगर वो लड़की के साथ शादी करता है, तो वो किसी परिवार में, बड़ा परिवार है, तो 16,000 से दाल रोटी नहीं बनेगी। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, आने वाला दौर है वो इस MLM इस चीज़ का है। अगर कोई लड़का आज इस इंडस्ट्री में आके स्टडी करें, तो वो अमीर बन सकता है यहाँ से। और आने वाला दौर वही है, 2030 आएगा ना, तब अपनी लड़की की शादी जो लोग करेंगे ना, रिश्ता करेंगे, वो पूछेंगे भी लड़का क्या काम करता है। तो अगर वो बोल देंगे ना नौकरी करता है, तो वो लड़की नहीं देंगे। और बोल देगा भाई लड़का है, वो कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहा है, तो लड़की की शादी कर देंगे। क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, अथार संपत्ति है, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो सबके लिए। इसमें चाहे अमीर है, गरीब है, चाहे कहाँ सा हो, आपसे वो देख नहीं सकते भी आपके पास 1 रुपया है नहीं। इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद में सीखो, और एक दिन आप 1 साल 2 साल मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद में अमीर बन सकते हो। तो और हाँ, अभी सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अपने वर्तमान में कौन सा सिस्टम क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वर्तमान की बात है। फिर मैंने 2018 में
आरसीएम का जो आईडी थी वो दोबारा लगाई। और मेरे साथी एक बजरंग जी, वो हमारे यहाँ 60 RD पे बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे, उन्होंने वो आरसीएम ज्वाइन किया था उसमें, वो भी रोल टीचर रहे हैं। तो मैं उसमें बीकानेर था, 2018 में हॉस्टल चलाता था। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया भी, वो घर पे बीरमण आए, उन्होंने कहा भी मैं आपका फार्म लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मैंने कहा भी ठीक है आप फार्म लगा दो, कोई बात नहीं। और हमारे गांव में अब आरसीएम का पिकअप सेंटर भी है, आपको पता है भी, पिकअप सेंटर राम प्रताप जी चलाते हैं। और उन्होंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर फार्म लगा दो, लेकिन मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ और सामान भी यूज़ कर रहा हूँ भी। आरसीएम का सामान है ना वो बहुत अच्छा सामान है, अच्छा है क्योंकि आज जो दौर है, मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आज का दौर है वो है स्वास्थ्य का। लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत है लोगों के पास, लेकिन स्वास्थ्य जीवन नहीं मिलता। हमारे बुजुर्ग कहते थे पहली सुख निरोगी काया, बिल्कुल। दूसरा सुख घर में थोड़ी थोड़ी माया, घर में नहीं, दूसरा सुख घर में, घर के अंदर जो अपनी नारी, और तीसरा जो है भाइयों का प्रेम, और चौथा है वो पैसा आता है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि पैसा तो हर इंसान के पास है, लेकिन जीवन नहीं मिलता। यानी बीमारियां इतनी चक्कर रखी है लोगों के पास, बीमारियां हैं। आज शाम को बात करते हैं, सुबह बात करते हैं, सुबह होता ही नहीं, वो हार्ट अटैक हो जाता है। जवान लोग मर रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं, शाम को बात करते हैं और सुबह होता है वो भाई है ही नहीं। देखते बीमारियां, हार्ट अटैक है, शुगर है, बीपी है, कैंसर है। बीकानेर, जब भिटिंडा से बीकानेर गाड़ी चलती है उसका नाम ही कैंसर गाड़ी है, क्योंकि जो सिंथेटिक यूज होता है, यूरिया डीएपी यूज होता है, उससे जमीनों में जहर पैदा हो गया और जहर हम खाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एकदम हम अपने को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये पर्यावरण ही पूरा प्रदूषित हो रहा है। लेकिन अपने जो हाथ में चीज है ना वो तो कर सकते हैं। जैसे हवा अपने हाथ में नहीं है, पानी अपने हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति है। अगर प्रकृति के साथ अपने खिलवाड़ करेंगे तो बुरा ही होगा। हम जैसे ये धरती नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो अलग बात होगी, लेकिन जो चीज अपने हाथ में है, हाथ में क्या चीज है, हाथ में चीज है भी, क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। तो आरसी में जो प्रोडक्ट आते हैं ना वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होते हैं और बाजार के रेट से, मतलब बाजार रेट से कम है। आप कंपेरिजन करके देख सकते हो। इसमें जो हेल्थ गार्ड आता है वो राइस ब्रांड होता है, वो यहाँ अपने बहुत अच्छा है, हमने यूज किया आपने। वो एपी ऑर्गेनिक जो अपने पंजाब के अंदर इसकी फैक्ट्री है, वहाँ इसका बनता है। राइस चावल होता है, उसके ऊपर जो भूरी परत होती है उसको निकाल के वो बनाया जाता है। विदेशों में तो तेल अपने को यहाँ लगभग ये समझ लो 205 रुपये लीटर मिल रहा है अभी भी, और विदेशों में वो 700 रुपये लीटर। आरसीएम ने उसके साथ क्या किया, वो क्या कहते हैं उसे टाई अप कर लिया। तो और भी कंपनियां जो लेती है उससे, मेरे को कोई बताने में हर्ज नहीं है। वहाँ से जैसे अपने बहुत सी कंपनियां चलती है, जो वेस्टेज है वहाँ से लेती है, और जो मोदी केयर है वहाँ से लेती है, बहुत सी कंपनियां। लेकिन जो आरसीएम पेटेंट करा लिया गया है, सस्ता आरसीएम को देती है। तो आरसीएम में हेल्थ गार्ड ओरिजिनल, उसमें 15,000 ppm ओरिजिनल डाला गया जो शुगर बीपी काम करता है। इसमें मिर्चें हैं वो भी बढ़िया है, क्योंकि बीज और नकरू इसको पिसा जाता है। जो साबुन है इसमें, जो सर्फ है, जो भी खाने की चीज़ है, जो चावल है, जीरा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ आती है। तो ऐसी वस्तुएं मैंने उसको यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, और इसको सीख रहा हूँ। लेकिन मेरा नेटवर्क नहीं क्रिएट हो रहा है, मैंने नेटवर्क क्रिएट नहीं किया भी। गांव में थोड़ा सा 150 लोगों की टीम है, वो लोग सामान यूज़ करें। लेकिन वही बात है, अलग अलग दौर आता है। आप कह रहे हो अभी क्या कर रहे हो, तो अलग अलग दौर आता है जमाने का। अगर हम जमाने के साथ में नहीं बदलेंगे ना तो जमाना हमको बदल देगा, जमाना आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो उसमें दौर था। मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने जो भी चीज़ है, शुरुआती दौर में जो लोग आते हैं वो संघर्ष बहुत होता है। वो उस समय जो लीडर थे, सुरेंद्र जी वत्स, राजाराम जी सारण, महावीर जी सारण, जयनारायण जी, मैं सभी लीडरों को जानता हूँ। मुकेश कोठारी है और बहुत से ऐसे लीडर हैं जो आज आरसीएम को, ओपी शर्मा जी आज दुनिया में नहीं, उनके लड़के के रॉयल्टी इनकम आती है 50 लाख रुपए महीने के आते हैं। ऐसे लीडर जिन्होंने शुरुआत में संघर्ष किया, आज भी आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम उनका जीवन बदल दिया। राजाराम जी के, आपके ननियाल के पास नहीं है, आपका लिखमे वाला गाँव है, आप वहाँ के जाके देखो उनका। हाँ, तो बहुत बड़ा। लेकिन क्या है कि वो आज इस कंपनी के पिलर हैं, इस कंपनी के पिलर हैं, और कंपनी भी बहुत बड़ी है हो गई। लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ
भी अगर अपने आज इसमें शुरुआत करें ना दोबारा जीरो से, तो अपने को 5 साल लगते हैं। कितने? 5 साल। 5 वो भी साल। अब अगर अपने कड़ी मेहनत हाँ, करें, कड़ी मेहनत 100% सीख कर उसमें 100% अगर मेहनत करें ना, जिसमें 1.5 साल तो पैसा हमारे खुद से लगेगा। खुद से कर, यानी ठीक है भाई। उसमें आज युवा पीढ़ी हमारे भारत में आपने सुना होगा 65% युवा है, और 65% युवा है। मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ भी ये इंडस्ट्री आने वाले समय 2037 आएगा ना, जब 2037 आएगा, क्योंकि भारत में जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है। आज जो देखो जापान कितना देश है, टेक्नोलॉजी के नंबर 1 है, लेकिन इस चीज से सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है अमेरिका है, चीन है, और अपने कोई सा देश, छोटे छोटे देश है ना, जहाँ से 1995 में शुरुआत की, आज वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, बड़ा पैसा है उनके पास में। लेकिन हमारे भारत देश है वो 20 साल लेट है टेक्नोलॉजी के मामले में। कभी आप कहीं से भी किसी मामले में देख लो, 20 साल, जब मोबाइल का दौर आया तो 20 साल बाद में आया हमारे। कोई चीज आती है ना, पहले भारत में विरोध होता है, घर में ही होता है। लेकिन मैंने ये सुना है, पढ़ा है, जिस चीज का जितना विरोध होता है ना, उतना ही विकास होता है बाद में। बिल्कुल। जब भारत आजाद हुआ, जिन्होंने कुर्बानियां दी, शहीद भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, वो उन्होंने उनका विरोध किया, परिवार वालों ने विरोध किया। और जब शुरू कहते हैं ना, जब शुरुआत में जो होते हैं वो एक से होती है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, वो चंद लोग थे, उन्होंने भारत देश को 200 साल लगे थे भारत को आजाद होते हुए, तो उन्होंने कुर्बानियां झेली। बाद में उनके साथ में क्या कारवां लगा था। तो ये इनसे बड़ी है, आने वाला दौर है वो इसी का है। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ भी प्लेटफॉर्म चुने, बढ़िया प्लेटफॉर्म चुने, आप स्टडी करें। प्रोडक्ट बेस का जमाना भी अभी, लेकिन प्रोडक्ट बेस से हटकर भी अभी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसको आप सीख करके, मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। थोड़ा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पे आपको सुना, एक समय था जब क्रिकेट में टेस्ट मैच होता था, जब खिलाड़ी आते थे हमारे जैसे, मैं जब समझ में आया मेरे को 8वीं क्लास में 1993 था, उस समय क्रिकेट का मेरे को बहुत शौक था। तो उस समय जब टेस्ट मैच ज़्यादा होते थे और वनडे भी होता था, टेस्ट ज़्यादा होते थे, वनडे कम होते थे। लेकिन अब जमाना है वो बदल गया, अब T20 का जमाना आ गया। लोगों के पास समय नहीं है, लोग टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, 5 दिन कौन देखें। फिर वनडे है वो सारे दिन खराब होता है, और T20 है वो 3 घंटों का गेम होता है, 20-20 ओवर होते हैं। तो अब जमाना है ना वो इस का T20 का है। ये युवाओं को पैसे की ज्यादा जरूरत है, 5 साल कहाँ है आज जरूरत पैसे की। आज जिंदगी भी छोटी होगी, जिंदगी भी छोटी होगी। जिंदगी पहले समय था, अपने जब पढ़ते थे ना, तो हमारे बुजुर्ग थे, रात तो रात हथाई भी कर लेते थे, काम भी कर लेते थे, फिर भी समय बच जाता था, क्योंकि 100 साल जीते थे। 100 साल आज समय है ही नहीं। आप 50 का हो गए। हाँ, मेरी 44 ईयर्स हो गई उम्र है, जो 44 ईयर्स है। आज जो किसी के पास समय है ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ समय है। परमात्मा ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24 घंटे दिए, मेरे को 24 घंटे दिए। लेकिन ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, यहाँ घंटे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जो अपने जियो फोन है, जियो आया था, तो मुकेश अंबानी ने आज से 5 साल, शायद 2016 की ये बात है या 17 की, आपको पता है, तो जियो फोन है 40 करोड़ लोगों को फ्री में बांटे थे। डाटा फ्री दिया, मोबाइल फ्री साल दिया तक। और उनका विजन क्लियर था, उनको पता है भी हमारे घंटे बढ़ेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कैसे। एक मोबाइल दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 3 ग्राहक हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 100 लोगों को दे दिया। और आज कितने लोग हैं, 40 करोड़। और कितने का रिचार्ज करवाते हैं, अब पैसे लेने लग गए। पहले फ्री दिया, 2 साल के बाद में रिचार्ज हो गया 200 रुपए का होता है ना, अब वो 24 दिन कर दिया मिनिमम का। और पहले 28 दिन था, अब 24 दिन कर दिया। 300। अब 40 करोड़ लोग यूज करें, 40 करोड़ लोग, और 200 रुपए महीने के, 300 रुपए। अब कैलकुलेशन कर लो, 200 का 200 दे और 40 करोड़ दे, कितने? 12,000 करोड़ हो गए। 12,000 करोड़ सर, नहीं ज्यादा होते हैं। 40 करोड़ इंटू 200 रुपए करो, गिनती नहीं आती। यानी 40 करोड़ घंटे काम पर डे होते हैं उनको भी। 40 करोड़ लोग घंटे नहीं गिन सकते। एक आदमी एक मोबाइल यूज करता है, 40 करोड़ घंटे हो गए। आज मुकेश अंबानी इस दुनिया में रहे चाह न रहे, अपने जियो थोड़ी छोड़ देंगे, जियो थोड़ी छोड़ देंगे। तो मरने के बाद नहीं छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैं बता, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। तो अपने जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, वो पैसिव इनकम लिए होते हैं। शुरुआत में आप जब शुरू करते हो ना, तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, मेरी भी बहुत मजाक उड़ेगी। आज से हमारा है करोड़पति, आ रहा है करोड़पति, जा रहा है, ठीक है ना।
तो लोगों का विजन क्लियर नहीं होता, क्योंकि अपने जो बाहर तो दिखता नहीं है। बाहर क्या दिखता है, बाहर पैसे लगा के 5 लाख लगाए आपने दुकान की, वो बाहर दिखेगा। 10 लाख लगाए फैक्ट्री खोली, वो बाहर दिखेगा। वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ स्टाफ होता है, आवाजाही होती है, तो वो दिखता है। लेकिन जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, दिखती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे हवा की तरह है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, लाइट है जैसे, आप इसका महसूस कर सकते हो लाइट है, लेकिन हाथ लगा के देखो इसको, जैसे बल्ब ऑन करेंगे तब अपने महसूस करेंगे लाइट है। तो ये स्थिति है ना, वो ऐसे चलती है। तो थोड़ा सा अब मैं कहता हूँ, अब जो जमाना है ना, वो इसमें घंटे बढ़ते हैं। आपने शुरुआत किया, पहले दिन आप अकेले होते हो, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप इसमें स्टडी कर लोगे ना, तो आप उनको नो कहेंगे, वो लोग हमें नहीं करना, आप फंस गए, ये जोड़ा जोड़ी का काम हमारे से नहीं होता, ये स्कीमें होती है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे होंगे, इस चीज का अध्ययन कर लोगे ना, तो परमात्मा से आप अंदर ही अंदर ये कहोगे भी इस आदमी को सद्बुद्धि दे। मजाक आपकी उड़ाएगा, लेकिन आप उनसे उलझेंगे नहीं। हकीकत बात है, आप उनको सद्बुद्धि, परमात्मा से कहोगे आप उनको सद्बुद्धि दे। आने वाला जमाना ही है। पैसे तो सबके पास आज है ही नहीं है, तो अपने उधारी की डर है, उसमें फेल होने का डर है। आपने 50 लाख रुपए लगा के कोई कारखाना खोल लिया, कोई उसमें आप फेल हो सकते हो। लेकिन यहाँ कोई 5 लाख रुपए थोड़ी लगते हैं, या तो 1000, 1500, 2000 रुपये से इसमें बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। और इसमें मेहनत करो तो एक महीने में आप करोड़पति बन सकते हो, ऐसा सिस्टम है। आप तो सर आप अपना विजन कंप्लीट बताएं थोड़ा। तो सर अपनी बात बीच में रह गई थी। जैसे अभी मैं दौर कह रहा हूँ T20 का है। अब युवा जो पीढ़ी है वो अपने ठीक है, मैं किसी प्रोडक्ट में इसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आज सिमाज भी कर रहा हूँ और घर पे यूज कर रहा हूँ, और मेरा विजन भी क्लियर है। ठीक है, आने वाला समय इस सीखा, लेकिन कम समय में बड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपने इस पे चर्चा करते हैं। हमारे गांव में भी अपने कुछ ऐसे साथी हैं जो पर डे 20,000 रुपया भी कमा रहे हैं। जैसे सरवण जी है। हाँ, जैसे सरवण जी का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। वो टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है, और आने वाला जमाना भी टेक्नोलॉजी का है। मैं टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा। अभी टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, कैसे अपग्रेड है, अपने उदाहरण देते हैं। जैसे मोबाइल चला था ना, तो मोबाइल उस समय नोकिया ही था। क्या था? 1601 नोकिया का था, और बड़ी कंपनी है नोकिया, बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन आज आपको जो डिजिटल मोबाइल है, जैसे अपने पास ये है एंड्रॉइड मोबाइल है, आज ये नोकिया का मार्केट में नजर नहीं आएगा आपको। सैमसंग का नजर आ जाएगा, ग्लेक्सी का आ जाएगा, टेक्नो का आ जाएगा, वीवो का आ जाएगा। नोकिया मार्केट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड नहीं किया, वो फेल हो गए। तो मेरा उदाहरण ये है कि अगर इंसान अपने को अपग्रेड नहीं करेगा ना, तो वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि समय उसको पीछे छोड़ देगा। मैं जैसे कहना चाहता हूँ, अभी RCM आप ज्वाइन करो तो 5 साल लगेंगे सर आपको कामयाब होने में। 5 साल लगेंगे, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है ना, बिजनेस वॉल्यूम का आता है। क्योंकि कंपनी कोई घर से तो देते नहीं, आपका जितना बड़ा नेट होगा, और वो पैसा कंपनी बिजनेस क्लोज होता है महीने में, जितना आपका बिजनेस होगा उससे कैलकुलेशन आधार पर आपका पैसा आएगा। उसमें अप डाउन भी होता है। एक महीने आपकी सेल 5 लाख होगी तो 5 लाख से कमीशन होगा, दूसरे महीने अगर 10,000 होगी तो आपका कमीशन 10,000 रुपये हिसाब से आएगा। तो इसमें अप डाउन होता है। और अप डाउन में दिक्कत ये होती है कि मैं मेरा बता देना चाहता हूँ भी मैं टेक्नोलॉजी में क्यों आया। मेरे को एक विजन था, मैं जापान से थोड़ा, जापान अपना देश है ना, वो थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है? 39 से 45 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसमें जापान के 2 देश थे, हिरोशिमा और नागासाकी। उन पे बम गिराए गए थे, और वो दोनों शहर है वो बिल्कुल ही तबाह हो गए। वहाँ मतलब लोग मर गए, और जापान तबाह हो गया, पूरा तबाह हो गया। ये 1945 की बात है। और जापान देश है वो मतलब बेग हो गया, और पूरा उनका जो सिस्टम है वो खराब हो गया। लोग वो क्या बोलते हैं, आज तक भी आपको टेंशन में हो गए। लोगों ने उन देश, क्योंकि देखो कोई भी जैसे परिवार है, परिवार के अंदर अपने सारे रहते हैं। एक भाई अगर दुखी हो जाए, अगर परिवार उसका सहयोग करे ना, तो ऊपर उठ सकता है। लेकिन 5 भाई होते हैं, एक भाई अगर बेग हो गया, उसको घाटा लग गया या उसकी स्थिति नाजुक हो गई, तो दूसरे भाई उसका सहयोग नहीं करे, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। वो कहेगा भाई इस दुनिया में अपना कोई है ही नहीं, परिवार ही नहीं, तो दुनिया क्या काम की। लेकिन जापान जब खत्म हो गया,
तो दूसरे देशों ने उसका सहयोग नहीं किया, हकीकत में दूसरे देशों ने उसका सहयोग नहीं किया। तो जापान ने खुद अपग्रेड किया, अपने आप अपडेट किया। सॉरी, वो लोग जैसे विजनी लोग थे वो एकत्रित हुए, भाई रोने से क्या होता है, अपना अगर रोना रोते रहे ना, हम फेल हो गए, हम मर गए, लुट गए, हमारा तो कोई है नहीं, तो अपने को कोई कामयाब नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जापान ने अपडेट किया, और सबसे पहले आज भी जापान में देखो, वहाँ आज भी है ना बच्चे अपंग पैदा होते हैं, ऐसी स्थिति है। भारत देश है ना 20 साल बेग, क्योंकि अपनी सोच है ना, उनकी सोच, जिस आदमी की कहते हैं ना सोच से दुनिया चलती है, विचारों से चलती है। जिस आदमी की सोच बढ़िया होगी ना, तो वो कहीं भी खड़ा हो जाए। वहाँ जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शेर है ना, शेर माँ के एक ही जन्मता है, और जहाँ उसका एरिया होता है वहाँ जाके खड़ा हो जाता है, तो वो शेर ही होता है। तो जापान शेर बना। जापान ने कहा भी रोने से कुछ नहीं होगा, अपने को उन्होंने जो सारे अच्छे जो विजनरी लोग थे एकत्रित हुए, और 1950 में पहली बार जापान ने इंडस्ट्री में जो अपने स्टील का कारखाना खोला। 1950 में आप स्टडी करके देख सकते हो, मैं ये कोई बनावटी बात नहीं, मैंने पढ़ा है। और 1960 में फिर जापान ने एक कारखाना और खोल लिया, 10 साल के बाद में। फिर 10 साल के बाद में एक और कारखाना खोल लिया। तो ऐसे करके 1970-80 तक जापान है, 90 तक आते आते आज जो, क्योंकि जापानी लोग ईमानदार होते हैं सर, बहुत ईमानदार और मेहनती होते हैं। वहाँ 8 घंटे ड्यूटी होती है, और एक्स्ट्रा काम करते हैं तो अलग एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जापान ने अपडेट किया, और आज जापान नंबर 1 है दुनिया का, नंबर 1 है टेक्नोलॉजी के मामले में। आज वहाँ एजुकेशन भी दी जाती है ना, बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, वहाँ कोई अकबर वहाँ नहीं पढ़ाया जाता किताबों में। जब जो बच्चा, जिस बच्चे की जहाँ रुचि होगी ना, वो स्टडी कराया जाता है। जब मार्केट में आता है ना, तो उसी के आधार पर वो काम करना शुरू कर देता है, और वो अपने मतलब उसको कोई ये नहीं कहता। अभी अपने भारत में क्या होता है, उल्टा होता है। भारत में अपने को पहली क्लास से लेकर BA BEd तक किताबों में पढ़ाया जाता है, किताबी ज्ञान पढ़ाया जाता है। लेकिन मार्केट में आते हो ना आप, तो वहाँ फेल हो जाते हो, किताबी ज्ञान काम का नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत में सिर्फ वो नौकरी में आता है, नौकरी में है ही नहीं यार। नौकरी लग भी गई तो क्या अपने पहाड़ तोड़ सकते हैं? 20,000 रुपये 30,000 रुपये क्या होता है इस जमाने में? सरकार अपने 1% नौकर पैदा करने के लिए 100% लोगों को वो पढ़ाते हैं। तो भारत अभी भी इस टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में भी अभी अकबर महान पढ़ाया जाता है यहाँ तो। लेकिन जापान में अकबर महान नहीं पढ़ाया जाता। किताब में अकबर महान है, आप मार्केट में वो अकबर महान क्या, अकबर से क्या लेना देना है आपको? मार्केट में तो बिजनेस और काम से मतलब है। तो जापान ने अपग्रेड किया था। तो मैं ये कहता हूँ, युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अपने जो भारत देश है 140 करोड़ की आबादी है, और मोबाइल भी 20 साल पहले आया था, और जापान में 40 साल पहले मोबाइल आ गया था। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अभी भी भारत अपने टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत पीछे है जापान से। अपने तो सारे देशों से पीछे हैं। लेकिन विकास करना चाहें तो विकास अभी अपने विकास के दौर पे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा था, और कोई आपके जो सवाल है तो मन में पूछ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका समय कम लेते हुए ये पूछना चाहता हूँ भी अभी जो हमारा कोई मिशन चल रहा है ना वर्तमान में, उस मिशन पे हम आते हैं, और उस मिशन की शुरुआत आप शुरुआत से करके बताओ। थैंक यू सर, आपने जो सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो मिशन है, आपने सही कहा, दौर है वो टेक्नोलॉजी का, दौर बदल रहा है, अभी पूरी दुनिया बदल रही है। तो मैं कहता हूँ जैसे अपने मोबाइल है, ये मोबाइल जैसे अब जो ज़माना है इंटरनेट का है सर, आज से 20 साल पहले जब मोबाइल अपने पास आए थे, तो उससे पहले मोबाइल ही नहीं थे। जब मोबाइल शुरुआत में आए थे तो लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू किया। मैं उसमें स्कूल में पढ़ाता था, मेरा स्कूल था, उसमें मैं बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, तो मैं जब बात करता था 98-99 में भी ऐसा मोबाइल आएगा, अपने बिना तार बात होगी, तो जो बुजुर्ग लोग थे मेरे पे हंसी उड़ाते थे, ये पागल हो गया, कैसे हो सकता है। तब मैं उदाहरण देता था भी कभी रेडियो आया था तो बिना तार बात होती थी, तब रेडियो से टेलीविजन का आविष्कार हुआ, फोटो आई, तब लोगों ने इसका विरोध किया, मजाक उड़ाई। फिर टीवी रंगीन आ गया, फिर सिनेमा आ गए, फिर सिनेमा भी आज है नहीं, धीरे धीरे मोबाइल आ गए। आज मोबाइल भी अपने घर पे कोई टीवी देखता ही नहीं। टीवी भी मैंने एक बात सुनी है, भी जो टीवी देखते हैं वो टीवी पे आते नहीं, जो टीवी पे आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीवी मेरा टीवी का शौक ही नहीं है पहले दिन से।
अखबार का भी शौक नहीं है, क्योंकि अखबार में जो बातें आती है वो नेगेटिव आती है, वो हो गया वो हो गया वो हो गया, अपने से क्या लेना देना। लेकिन जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल अगर इसको यूज करें, हाँ, ये जो हाँ। टेक्नोलॉजी बनी है, अगर वो सही चीज के लिए बनी है, अगर अपने इसको सही चीज करेंगे तो अपने को ये पैसा दे सकता है, गलत चीज करेंगे तो अपना घर भी उजाड़ सकते हैं। भी आज जो युवा है, मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, आप इसका सही यूज करें। अपने फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इसका क्या है, अपने पैसे लगते हैं वहाँ तो, क्योंकि डाटा खर्च होता है। और फेसबुक से क्या मिलता है ये बताओ? फेसबुक से मिलता क्या है? फेसबुक से तो ठीक है, कोई काम की चीज़ है उसको देखो, यूट्यूब पे कोई काम का वीडियो है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसी के बहुत से जो अपने लीडर हैं, मैं नाम ही लेना चाहूँगा, महावीर जी सारण है, राजा राम जी है, जो सुरेंद्र जी वत्स है, मुकेश जी कोठारी है, जैसे दिनेश जी हैं, और राधे श्याम जी हैं, इसके फाउंडर जैसे मान लो त्रिलोक जी छाबड़ा है, और अपने भागचंद जी छाबड़ा है, दूसरी कंपनी जैसे सोनू जी शर्मा है। मैं सोनू जी शर्मा को बहुत सुनता हूँ। मैं अपने इसमें संतोष जी नायर है, उनको बहुत सुनता हूँ, और मैं जैन साहब को सुनता हूँ। बहुत से लीडर हैं जिनको मैं सुबह सुबह एक वीडियो सुनता हूँ, तो वो सुनेंगे तो अपने जीवन है वो बदल जाएगा, अपने जीवन है वो भाग्य से, यानी भाग चेंज हो जाएगा, काम करना सीख जाएंगे, काम करना सीख जाएंगे तो विकास होगा। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। इसको यूज करेंगे, मोबाइल पे सारा काम होता है, तो जो लोग एडवांस में होते हैं ना वो आगे होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो इंटरनेट का जमाना है। आज से थोड़ा सा मैं बैग जाना चाहता हूँ अपने टेक्नोलॉजी का जमाना 2014 में आया था एक दौर टेक्नोलॉजी का, जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे। आपको पता होगा उन्होंने एक बात बोली थी, मैं भारत को डिजिटल करूंगा, बोला था ना? बोला था। लेकिन अपने को ये समझ में नहीं डिजिटल क्या चीज होती है, और जब डिजिटल कर दिया तब समझ में नहीं आई, तब भी अभी भी समझ में रहा उनका। देखो मेरी बात सुनो, मोदी जी का विजन कब क्लियर हुआ? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, 3 दफा रहे थे वो लगातार। तो जैसे मैं आज आपके आमने सामने बैठा हूँ, एक तो आपका नाम सुना है, लीलाधर जी भाटीवाल हैं, और आपके सामने अपने रूबरू होते हैं तो पता लगता है लीलाधर जी भाटीवाल कैसे हैं। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी जो जापान में आ गई थी, अमेरिका में आ गई थी, कनाडा में आ गई थी, दूसरे देशों में आ गई थी टेक्नोलॉजी। तो मोदी जी देश से विदेश जाते थे भ्रमण के लिए, तो उन्होंने वहां देखा भी ये टेक्नोलॉजी तो काम की चीज है। जब देश का अगर मेरे को देश अगर इसका मौका देगा तो मैं इस टेक्नोलॉजी को भारत में भी लेके आऊंगा। बिल्कुल। तो वो भ्रमण करते इस समय, जब देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा मैं इंडिया को डिजिटल बनाऊंगा। अब इस पे थोड़ी सी अपने 15-20 मिनट चर्चा करेंगे, थोड़ी सी भी जो अपने लोग है सुन रहे हैं, और लोगों को एक चश्मा चढ़ी होती है भी जो आप काम कर रहे हो वो गलत है। जैसे आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, हमारे गांव में 20-30 लड़के हैं, जैसे श्रवण जी सर है, इस सिस्टम को लेकर आए थे इस गांव में, तो आज हमारे साथ पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। तो थोड़ी सी चश्मा चढ़ी होती है भी गलत क्या है सही क्या है, निर्णय नहीं कर सकते लोग। तो टेक्नोलॉजी का मामला जब डिजिटल हुआ है, तो जब आज से लगभग 5 साल पहले मैं आपको बोलता लीलाधर जी सर मेरे को आप 1000 रुपये फोन पे करो, तो आपके पास ऑप्शन था क्या? नहीं था। फोन पे क्या होता जानते नहीं थे। बिल्कुल। आज पेटीएम नहीं जानते थे। बिल्कुल। तो फोन पे का अर्थ हो गया डिजिटल हो गया थोड़ा सा। उससे पहले में सबसे पहले डिजिटल बैंकों को किया गया। आज से 6-7 साल पहले अपने बैंक में जाते थे, अपना गांव उस समय ओबीसी बैंक था, पीएनबी है, तो ओबीसी बैंक में जाते थे तो काम मैन्युअल होता था। मैन्युअल का मतलब है चाबी मैनेजर के हाथ में होती थी। 10 बजे से लेके 4 बजे तक अपने कभी भी पैसे ले सकते थे, 1 घंटा लंच का छोड़कर। अब अपने जाते थे भी हमें सर ये हमारा हम चेक पकड़ो या अपने भरते थे पैसे, और अपने को 5 मिनट लगती कंप्यूटर पे से हाथ चला के पैसे दे देते। अब जाओ अपने, अब बैंक में जाते हैं ना तो कैशियर कहता है सर रुको हमारा सर्वर डाउन है, चाबी उनके हाथ में नहीं है। वो कहता है हमारा खाता नहीं खुल सकता, क्योंकि जब डिजिटल किया गया, डिजिटल का अर्थ है ब्लॉक चेन होती है अपने, और वो सर्वर सैटेलाइट होता है हजारों किलोमीटर दूर, ब्लॉक चेन पे वेरीफाई करके उसको सैटेलाइट से जोड़ दिया गया, इंटरनेट से जोड़ दिया गया बैंकों को। और जब बैंक सुबह खुलता है तो वो कंप्यूटर पे ही चलता है सारा। मैनेजर के सामने कंप्यूटर रखा होता है, कैशियर के सामने होता है, सब लोगों के सामने एक कंप्यूटर रखा होता है,
और कंप्यूटर जब जैसे हाथ मारते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर खुलता है, उनके ऐसे हाथ लगता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका एक कोड होता है, मैनेजर का जो कोड है मैनेजर ही उसको खोलेगा, कैशियर है उसका कैशियर का लगता है, बिल्कुल ठीक है। तो उससे लेन देन शुरू होता है और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है। पीयर टू पीयर, पहले पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन तो होता था लेकिन मैनेजर है ना उसका सीनियर मैनेजर वो चेक नहीं कर सकता था। तो ये इंटरनेट जब तक चलेगा तब तक ये बैंक ऐसे ही चलते रहेंगे। तो डिजिटल हो गया, अब जैसे बैंकों में भीड़ कम होगी और 2016 के बाद में फोन पे की शुरुआत होगी। फोन पे किसी ने बनाया है, इंसान नहीं तो बनाया। आज तक जो भी आविष्कार किया, कुत्ते घोड़े बिल्ली ने किया, इंसान नहीं किया है। हवाई जहाज का आविष्कार भी हवाई जहाज का आविष्कार इंसान ने किया, लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई। बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने लोगों ने मजाक उड़ाई। जिसने रेडियो का आविष्कार किया, रेलगाड़ी का आविष्कार किया, उसके लोगों ने मजाक किया। रेलगाड़ी जब पहली बार ट्रैक पे आई ना तो पटड़ी पे लोग चढ़े नहीं, ये तो नहीं चलेगी, ये तो पलट जाएगी। तो सबसे पहले बांदरों को बिठाया, बांदरों को बिठा के 4 चक्कर लगाया, फिर लोगों ने विश्वास किया भी ये तो अपने चल सकती है। हवाई जहाज राइट बंदों ने आविष्कार किया तो उनको लोग पागल कहने लगे भी कैसे भी उड़ सकती है क्या। लेकिन आज इंसान ही उड़ाता है, उसको इंसान ने बनाया, इंसान ही उड़ाता है। तो फोन पे का आविष्कार भी इंसान ने किया। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी थी भाई। अब जो पैसा आता है, आप मेरे को भेजते हो 1000 रुपये, मैं कहीं भी फंसा हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, कई बार पैसे अपने जेब से निकल भी सकते हैं, तो मैं मुसीबत में होता हूँ, आपको बोलता हूँ, आपके नंबर मेरे पास होते हैं, मैं कहता हूँ सर आपको लीला दीजिए सर, मेरे आपको 1000 रुपये फ़ोन पे करो, तो आप तुरंत इसमें ऐसे करते हो और मेरे पास 1000 रुपये पहुँच जाते हैं। तो वो 1000 रुपये में महसूस कर सकता हूँ उसको भाई, आगे एक के आगे 3 जीरो लगी है, लेकिन मैं उनको गिन नहीं सकता भाई 5 का नोट भेजा है या 10 का नोट भेजा है या 50 का नोट भेजा है। और मैं क्या करता हूँ, पेट्रोल पे जाता हूँ और पेट्रोल डलवाता हूँ मोटरसाइकिल पे और उसको बोलता हूँ भाई कितने पैसे का, 200 का डाल दी, तो मेरे से बार कोड होता है और बार कोड से पैसे। तो डिजिटल का ज़माना, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ आने वाला समय डिजिटल है। और बैंक को सुविधा मिल गई, बैंक में भीड़ कम होगी। सरकार ने सोचा भी ऐसे सिस्टम शुरू कर देंगे तो भीड़ कम होगी, लोग आपस में आदान प्रदान। जब फोन पे आया ना तभी लोगों ने इसका विरोध किया। फोन पे आया तो लोगों ने विरोध किया भी हमारे खाते से पैसे निकल जाएंगे। मैं परसों सूरतगढ़ में था शाम को, श्रवण सर भी मेरे साथ में थे, महावीर सर भी साथ में थे। तो हमारे सामने एक बुजुर्ग टीचर थे, तो मैंने कहा सर आप फोन पे यूज करते हो? वो रिटायरमेंट हो गया, नहीं हम नहीं यूज करते, अभी भी हमारे पैसे निकल सकते हैं खाते से। तो अभी भी लोग ऐसे मतलब उसको फोन पे को मतलब गलत नजर से देखते हैं, धारणा से देखते हैं। लेकिन जब कोरोना काल आया ना 2 साल पहले, तब लोगों को समझ में आया भी फोन पे अच्छी चीज है। हमारे भारत में अभी भी 60% लोग फोन पे यूज करते हैं। हमारे भारत देश में 20% लोग फोन यूज ही नहीं करते। तो इससे पहले का दौर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शुरुआती दौर में शुरू में क्या होता था, आज से 200 साल पहले मैं बात करूं मुद्रा की। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। अब जो डिजिटल का हो गया छुपी हुई मुद्रा, क्या हो गया? छुपी हुई अदृश्य। आज पैसा है वो अदृश्य हो गया ना। आज आप मेरे को फोन पे से भेजते हो तो फिर मैंने कहा भी मैं इसको देख थोड़ी सकता हूँ, मैं छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल। अपनी हवा है उसको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। लाइट है उसको महसूस कर सकते हैं, तो इसमें महसूस कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल से काम है वो समय बर्बाद नहीं होता, बैंक में जाना ही नहीं पड़ता। बैंक भी धीरे धीरे देखो गायब होने लगे है ना, पिन भी बैंक आ गया। तो आने वाला 2035 का दौर होगा ना, बैंक नजर ही नहीं आएंगे, बैंकों की जरूरत ही नहीं होगी, अपनी करेंसी आ जाएगी। तो मैं बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की। अपने मेन मुद्दे पर आते हैं क्रिप्टो करेंसी। करेंसी की मतलब मुद्रा होगी, और क्रिप्टो का अर्थ हो गया छुपी हुई मुद्रा, अदृश्य मुद्रा। अब विजनरी लोग थे भी आने वाला दौर छुपी हुई मुद्रा का होगा। तो ये जो मैंने कहा, जो लोग एडवांस में होते हैं, जो देश एडवांस में होते हैं, वो पहले से ही इसको भांप लेते हैं और 20 साल पहले इसका शुरुआत कर दी थी। बिल्कुल। अपने भारत में तो अभी हुई है। तो मैं थोड़ा सा इस डिजिटल मुद्रा के बारे में बाद में बताऊंगा, अपनी मुद्रा के बारे में बताता हूँ। भारत की जो मुद्रा थी, भारत की मुद्रा रुपये है, अमेरिका का डॉलर है, कहीं अलग अलग देश का। तो आज से 100 साल पहले जाएं तो 100 साल पहले जो आज पैसा रुपये है वो नहीं था।
उसमें रुपया था ही ना। जैसे राजा महाराजा के टाइम से चांदी अकबर के के सिक्के समय थे। चांदी के सिक्के चलाए थे। उस समय पहले सिक्के ही नहीं होते थे। किसी एक राजा ने हुआ था- चमड़े के हाँ, चमड़े के सिक्के चलाए। बिल्कुल। तो उससे पहले सिक्के ही नहीं होते थे। चमड़े के नए चमड़े के होते थे, नए उसके होते थे। उससे पहले चलता था शुरू शुरू में वस्तु विनिमय। हाँ, वस्तु विनिमय। आप मैंने पढ़ा है ये हाँ, किताबों में। चने से गणक वस्तु विनिमय मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे अपना राजा था यहाँ का गंगा सिंह जी, और अपना जो गंगा सिंह जी का जो मेन अपना जो देश का जो राजा था वो था अकबर। उसमें दिल्ली में राज करता था। तो गंगा सिंह जी को वस्तु की जरूरत पड़ती तो वो दिल्ली से मंगाता था। तो दिल्ली से मंगाता था तो क्या करता था, वो अपने दूत को एक लेटर लिखता था, भी हमारे को ये वस्तु चाहिए और आपके पास हमारा दूत आ रहा है, आप हमें ये प्रोवाइड करा देना। तो यहाँ से वो दूत जाता था, उसको बोलते थे हुंडी। लेटर होता था उसको हुंडी बोलते थे। वो यहाँ से घोड़े उसमें घोड़े होते थे, घोड़ा ले जाता था। वहाँ भी 10 घोड़ों की कतार जाती थी। वहाँ अकबर को वो हुंडी लेटर दिया जाता था, वो पढ़ता था और पढ़कर वहाँ से वस्तु वो दिला देता था। अब वस्तु विनिमय का मतलब हो गया, वहाँ वस्तु मिल गई और यहाँ ले आई। और हमारे यहाँ जब बाजरी होती थी, मोट होती थी, वो उसमें वो निकालने के बाद में फसल होती थी तो वो वहाँ भेज देते। तो वस्तु के बदले वस्तु, यानी आपके पास प्याज है होते थे उसमें, और मेरे पास गेहूं हो गई तो मैंने गेहूं दे के प्याज ले लिए। चावल है आपके पास, मेरे पास प्याज है। आपने एरिया में पिल्ला होती। हाँ लोग हाँ लोग थोड़ा सिटी में पिल्ला हमारे यहाँ बोलते हैं। पिल्ले हैं। और पंजाब जहाँ जिसको पंजाब बोलते- में गेहूं होती थी। पंजाब में गेहूं होती थी। पंजाब की क्यों बात करो, लोग पिल्ले टोकरे भर भर के उसको उसमें वो बोलते थे, अपने मिट्टी के बर्तन होते थे उसको बिलोना कहते थे। हाँ। वो भर भर के सुरतड़ ले जाते थे, प्याज लेके आते थे, सब्जी लेके आते हाँ, थे, गेहूं लेके आते आते थे। बिल्कुल। तो वस्तु विनिमय होता था। फिर दौर ये तो वस्तु विनिमय, ट्रेड क्यों हो गया, ये तो बाहर ढोना हो गया। वे बाहर ही ले जाते थे, वहां बाहर लेके ले जाते थे और वहां से बाहर उठा के लाते थे। तो फिर सरकार ने इसका सोचा भी अपने को इसको थोड़ा सा सरलीकरण करें ताकि सभी को सुख हो। सभी को सुख हो। तो सरलीकरण शुरुआत किया। तो सबसे पहले हमारे जमाने में हमने देखे गोल गोल जो सिक्के होते थे वो चलाई गई राजा ने। राजा के बाद में सरकार ने क्या, 1 पैसा 2 पैसा वो चांदी वाले से होते थे, 10 पैसे अधिकतम 20 पैसे का, अधिकतम 50 पैसा। हमने तो वो बेचे वाले देखे 25 पैसे 50 पैसे वो देखे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, अगर 25 पैसे बंद क्यों किए सरकार ने? आज 25 पैसे अगर गिनती वाले बनाए ना तो खर्चा हो जाता है 6 रुपए का, उसकी कीमत होती है 25 पैसे, तब वो बंद हो गए। फिर देखो धीरे धीरे विकास होता है किसी, तो बाद में सरकार ने सोचा ये तो बाहर बढ़ रहे हैं भाई, आज मैं आपको बोल दूं 50 के नोट और 10 लाख रुपए चाहिए आपको, 10 लाख रुपए है अभी मिल सकते हैं, तो ले जा नहीं सकते आप क्योंकि वो जोड़ा बढ़ जाता है। तो फिर सरकार ने इसको सरलीकरण किया धीरे धीरे। फिर क्या किया, उन्होंने कागज के नोट बनाने शुरू कर दिए। 1 रुपये का नोट आया, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, अधिकतम 50 रुपये के नोट सरकार लेके आई भाई। तो वो नोट है वो अगर ज्यादा भी ले जाए तो भार कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे और सरलीकरण हुआ, विकास हुआ। फिर सरकार 100 रुपये का नोट लेके आई। जब विकास हो जाए 50 रुपये वाले नोट ज्यादा लगने लगे तो 100 रुपये का नोट आया। 100 रुपये का नोट आने के बाद में पहले का दौर था, व्यापारी लोग यहाँ से जैसे अपने गांव से लोग थे, शहर से लोग दिल्ली जाते थे, गुजरात जाते थे या बठिंडा जाते थे सामान लेने के लिए, तो उनको पैसे कैश ले जाने पड़ते थे संदूकों में या सूटकेस में, वहाँ से ले जाने पड़ते थे। 5 लाख रुपए लेके जाना तो संदूक में ले जाने पड़ते थे, बॉक्स में। तो रास्ते में क्या होता था, लूटपाट हो जाती थी बस से, क्योंकि वो जाते या बस में या ट्रेन में, तो लूटपाट हो जाती थी, बसों को लूट लिया जाता था और व्यापारियों को मार दिया जाता था। तो सरकार ने सोचा भी ऐसा कोई सिस्टम करें, इसको सरलीकरण करें, ये तो काम गलत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है। तो फिर सरकार ने 500 रुपये का नोट शुरू कर दिया, थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो शुरू रहा। तो एक दौर आया, सरकार ने इसको और सरलीकरण किया और आज से लगभग 25-26 साल पहले चेक बुक का विकास हुआ। सरकार चेक बुक लेके आई। तो चेक का मतलब हो गया, आपके पास अगर दिल्ली जाना है, आपको 5 लाख रुपए की वहाँ जरूरत है, तो आप चेक में 5 लाख रुपए का अमाउंट भर के अपनी जेब में ले जाके सामान वहाँ से लेके उसी व्यापारी को ये कहते हो ये पकड़ो 5 लाख रुपए, क्योंकि कागज का जो टुकड़ा होता है उसमें 5 लाख भरे जाते हैं, सरकार की उस पर मोहर होती है, तो वो 5 लाख रुपए हो गए, वो वहाँ से निकलवा सकता था। तो ये सरलीकरण हो गया, बाहर वो कम हो गया, टेंशन दूर हो गई।
लेकिन फिर भी उसमें दिक्कतें आने लगी। भी आपके पास, आप दिल्ली जा रहे हो, 5 लाख रुपए का चेक भरा हुआ है आपके पास, या खाली भी है, खाली भी है, आप खाली भी है, बिल्कुल, तो वो चेक लोगों चोरी कर लेते थे और उसमें अमाउंट भर देते थे और बैंक में वो निकलवा सकते थे। लेकिन आज अब अपना एटीएम गुम हो जाए या चेक गुम हो जाए तो 5 मिनट ही नहीं लगते, अपनी बैंक में कॉल कर सकते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, हमारा ये खाता लॉक कर दो, हमारा एटीएम गुम हो गया या हमारा चेक गुम हो गया। लेकिन 25 साल पहले ये सुविधा नहीं थी, 30 साल पहले अपने पास कोई फोन की सुविधा नहीं थी। तो फिर सरकार ने इसका गौर किया भी इसको और सरलीकरण किया जाए, तो फिर उसके बाद में एटीएम मशीन का आविष्कार हुआ। जब भारत में एटीएम मशीन आई तो लोगों ने फिर विरोध किया, भी इसको उखाड़ ले जाएंगे, हमारे पैसे है वो डूब जाएंगे। मात्र पहले जो बिजली लोग थे 1% नहीं, आधे % लोगों के पास एटीएम। आज भी क्या है, सरकार फ्री दे रही है एटीएम, जिसका खाता है ना वो सरकार घर पे फ्री भेज रही है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आज भी भारत में दिक्कत है, अशिक्षा का अभाव है, शिक्षित है वो भी इसको नहीं, क्योंकि नजरिए ऐसा है। जब एटीएम मशीनें आई धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया भी आज हमारे पास जेब में चाहे एटीएम है, 100 रुपये रख के अपने लिए जा सकते हैं, दूसरे शहर में गए अपने को 5,000 की जरूरत है, एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, व्यापारी वर्ग को दिक्कत होती है। व्यापारी यहाँ से 5 लाख रुपए वहाँ नहीं निकाल सकते, एटीएम में अधिकतर एक बार में 20 से 50,000 रुपये निकल सकते हैं। तो फिर सरकार ने सोचा भी इसको और सरलीकरण किया जाए एटीएम मशीन से, फिर ये डिजिटल हुआ। अब डिजिटल हो गया ना, ये दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी आप पैसे निकलवा सकते हो। आपके पास चेक बुक है तो डिजिटल का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बैठे बैठे आप अमेरिका भेज सकते हो, कहीं भी पैसे भेज सकते हो। तो ये डिजिटल हो गया सर। तो अब अपने चलते हैं क्रिप्टो करेंसी डिजिटल है जो, ये क्रिप्टो करेंसी 2005 में अमेरिका से शुरुआत हुई थी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पे चलती है। आज हमारा सारा सिस्टम, अब मोदी जी ब्लॉकचेन को बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सारा चीज़। अब जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, अपना जैसे जो अपने ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प लेके आते हैं, स्टाम्प लाते हैं, तो स्टाम्प जैसे 50 रुपये का स्टाम्प लेके आए तो 80 रुपये खर्चा पड़ता है, और 1000 का लाए तो उसमें 200-400 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि टिकटें हैं, और स्टाम्प का खर्चा बढ़ाने में कागज़ की पूर्ति होती है। सरकार ने डिजिटल इसलिए किया कि नोटों की जो जरूरत नहीं रहेगी और स्टाम्प की कागज़ की जरूरत नहीं रहेगी, उससे ई स्टाम्प चला दिया। अब जैसे आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हो ना, तो स्टाम्प लेने की जरूरत नहीं है, ई मित्रा वाले के पास जो डिजिटल स्टाम्प होता है वो आप डीएलसी रेट भरो, ऑटोमेटिक फीस कट जाती है, पेपर आउट हो जाता है, उसके साथ में लगाकर तहसीलदार से मोहर बना सकते हैं। ये सिस्टम हो गया। तो हर जो वस्तु है वो डिजिटल हो रही है। तो भारत से पहले अमेरिका में 2005 में जिस क्रिप्टो करेंसी का नाम था बिटकॉइन, आपने सुना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुना है। तो 2005 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई। बिटकॉइन उस समय 1 रुपए के 100 आते थे, यानी हाँ 1 पैसे की थी। 1 रुपए के, हाँ 1 पैसे का आता था। अब जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी करेंसी डिजिटल होती है ना, वो सीमित मात्रा में बनती है, उसको उतना ही बनाया जाता है। जैसे अपने भारत सरकार नोट छापती है, उसको गवर्नर का ठप्पा लगता है, तो नोट सीमित मात्रा में छपता है, ऐसे तो फिर वैल्यू क्या रहेगी। देश आजाद हुआ तब से लेके आज उतनी है, 15 लाख करोड़। तो वो डिजिटल जो करेंसी होती है, जैसे अपने धरती का आकार अपने उतना ही है ना, तो इसको सिकोड़ सकते हैं ना, इसको बढ़ा सकते। तो उस करेंसी को बनाने वाले ने उतना ही बनाया था। उन्होंने कहा भी इतना इसको ब्लॉकचेन पे वेरीफाई करके चढ़ा दिया। आज अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा चीज डिजिटल है, सिम मोबाइल की ब्लॉकचेन से आती है। तो वो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई करके उसको चढ़ा दिया गया इस करेंसी को। तो इंटरनेट पे जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा वैसे वैसे वो खरीदेंगे, और वो कम होती जाएगी और महंगी होती जाएगी। तो सबसे पहले जो मदर करेंसी बिटकॉइन 2005 में 1 रुपए के 100 बिटकॉइन आते थे, और 2009 में जब भारत में आया तो 6 रुपए का हो गया। लेकिन भारत में अपने पास ये टेक्नोलॉजी थे, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं थे। 2014 में 1000 रुपये का हो गया। 2017 में लगभग ये 4.5 लाख रुपए का एक हो गया। हमारे जीजा जी के पास 2 बिटकॉइन है अभी, वो होशियारपुर रहते हैं। और 2019 में मैंने उसको लगभग 7 लाख रुपए में देखा। 2021 मार्च में 57 लाख रुपए का एक हो गया। डिजिटल 32-33 का तब भी है। सबसे जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप उसको आज से 30 साल पहले संदूक में रख दिया, आज उसको बाहर निकालो,
कितने का होगा? उतना ही रहेगा। 10 का ही होगा। और 1 तोला सोना आज से 30 साल पहले आपके पास था, भूलवश आपने उसको बॉक्स में रख दिया, आज उसको बाहर निकालो कितने का होगा? क्योंकि उस टाइम वो 2000 था, अब 55,000 है। 55,000 है। तो वो धातु है। सोना न तो खाने का काम आता है, न उसका तड़का लगता है, वो धातु है, धातु के रेट बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये धातु से भी महंगा हो गया, क्रिप्टो है वो धातु से महंगा, क्योंकि जो 2005 में जो चीज 1 रुपए की 100 आती थी वो 57 लाख रुपए की हो गया, वर्तमान में 34 लाख 30 लाख की है। तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, सोना आ गया 8वें स्थान पर और ये क्रिप्टो करेंसी आ गई 7वें स्थान पर। तो फिर उसके बाद में आज तो बिटकॉइन है वो तो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि अपने जानते नहीं है, अपने भारत में अभी लोग इसको मतलब गलत नजर से देखते हैं। लेकिन जो विजनी लोग है ना, सबसे पहले वो सोना में निवेश करते थे, सोना खरीदना पसंद करते थे। 1-2 राया लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, 1-2 राया फिर लोगों ने जमीनों में निवेश करना शुरू कर दिया। अभी जो दौर चल रहा है वो क्रिप्टो का है, लोग क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। जिन्होंने किया वो लोग आज जो बिटकॉइन है वो आम आदमी के पास है नहीं, अमीर लोगों के पास है, वो सोचते हैं करोड़ का होगा तब बेचेंगे इसको, क्योंकि वो सीमित मात्रा में है। जैसे आप अपने गांव में 500 घरों का आबादी है, 500 प्लाट है। आज से जैसे अपने दादा परदादा आए थे उसमें प्लाट फ्री में मिलते थे। बिल्कुल। और आज प्लाटों में क्या रेट होगी? अब दुकान का रेट हो गया। हाँ, दुकान का रेट हो गया। तो यही चीज है। उसके बाद में दूसरी जो मदर करेंसी है इथेरियम है, इथर, वो 2016 में शुरू हुई थी। 1 रुपए के 100 इथेरियम आते थे, और ये अभी लगभग इतने साल में 2.25 लाख का हो गया। ठीक है। तीसरी जो मदर करेंसी है वो है ट्रोन। ट्रोन की खुद की ब्लॉकचेन है, और ये अपने सिंगापुर की करेंसी है। 2017 में जस्टिन सेन नामक के व्यक्ति थे, वो गैर लाभकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस करेंसी का निर्माण किया, ब्लॉकचेन पे चढ़ाया गया। और उस समय 1 रुपए में 100 इथेरियम 100 ट्रोन आते थे। और 2013 में जब बिटकॉइन 57 लाख का हुआ तो ये 13 रुपए का हो गया। मैंने इसको लगभग 2019 में 90 पैसे का देखा था। श्रवण सर ने उस समय कहा था, सर आप RCM कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये खरीद लो। उन्होंने तो 90 पैसे में 1 लाख रुपए 1 लाख के खरीदे थे। 13 रुपए का हुआ तो बेच दिया, सरपंच के चुनाव लड़े उसमें। और उसके बाद में मेरे को 2.25 रुपए रेट हुआ, तभी उन्होंने कहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे चलने लगे। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम ट्रोन में काम कर रहे हैं, पूरे 20-30 देश ऐसे हैं, 40 देश, इन्होंने इस करेंसी का आज़ाद कर दिया। और भारत सरकार अपनी क्रिप्टो करेंसी अब लेके आ रही है, फिर हमने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे। भारत के लोग विदेश क्यों जाते हैं, अमेरिका क्यों जाते हैं, कनाडा क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ डॉलर है, वहाँ डॉलर है, वो डॉलर कमा के यहाँ लेके आते हैं। 1 डॉलर 70 रुपए का है लगभग। तो वो डॉलर आज वहां से डॉलर लेके आए आपकी दुकान पे, आपको बोले भी आप ये 1 डॉलर ले लो, हमें सामान दे दो, आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। लेकिन उसका भी एक्सचेंज होता है। हाँ, एक्सचेंज होता है उसका। और यहाँ से अपने पैसे जाते हैं, वहाँ डॉलर में एक्सचेंज होता है। तो ये कोई इसका कोई बैंक नहीं होता, इसका एड्रेस है, मतलब इसका जो एक्सचेंज है वो ये करेंसी का एड्रेस है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अपना जो वजीरेक्स है, इसका जैसे वजीरेक्स में एक सारी करेंसी शो करती है। इसमें अपने मोबाइल में वजीरेक्स अपलोड करके इसमें KYC भी हो सकती है, उसका सारा रेट देख सकते हो। जितनी भी करेंसी है, जितनी भी करेंसी है उसका रेट देख सकते हो। अमेरिका का जैसे बाइनेक्स है, कॉइनसूच है, कुबेर है, ऐसे 100 एक्सचेंज है जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अपना वजीरेक्स सरकार को टैक्स देता है, और भारत सरकार ने इसको लीगल भी कर दिया। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। अभी आप अपने क्रिप्टो खरीदेंगे बेचेंगे तो उस पर 30% टैक्स देंगे। तो आज 2 रुपए वाली चीज आप खरीद कर रख दो, जब 100 रुपए की होगी तब बेचोगे तो 30% देने में आपको क्या दिक्कत होगी? सरकार को भी फायदा होगा, अपने देश को भी फायदा होगा। भी अपना टैक्स जब देंगे तो सरकार मजबूत होगी, देश का विकास होगा, वो पैसा विकास में जाता है टैक्स का। तो ऐसी जो करेंसियां हैं अपने ट्रोन में काम कर रहे हैं। और ट्रोन में भी एक मैं बता देना चाहता हूँ कंसेप्ट बना है जोरदार, उसका नाम है इंडिया फास्ट ट्रोन। ये कोई कंपनी नहीं है। कंपनी होती है, जैसे मैं RCM करता हूँ तो उसमें कंपनी होती है, कंपनी का मालिक होता है, TC छाबड़ा, वहाँ ऑफिस होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वहाँ प्रोडक्ट होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चर होती है, फिर आगे से आगे सेल करते हैं, फिर आगे दुकानें होती है। लेकिन ये अपने बैंक होता है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन देख नहीं सकते क्या? पैसे देने वाले भी होते हैं, लेने वाले भी होते हैं, पीयर टू पीयर सेकंडों में ट्रांजेक्शन होता है। अब जैसे अपने बिटकॉइन खरीदते हैं ना, समस्या क्या होती है, इस करेंसी का रेट समानीकरण है, 5 रुपए है अब इसका रेट। तो 5 रुपए वाली चीज ले सकते हैं,
अब जैसे बिटकॉइन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो 34 लाख का है। अगर आप मान लो उसका 1000वां हिस्सा लोगे ना, तो उसका जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। वो ट्रांजैक्शन फीस उसकी 3000 है, इथेरियम की भी इतनी है। और 1 मिनट में उसका जो ट्रांजैक्शन दायरा है 1 घंटे में 5 या 7 हो सकता है। और इथेरियम का भी 1 घंटे में ट्रांजैक्शन है वो 6 या 7 होता है। लेकिन ट्रोन की ट्रांजैक्शन है वो पर सेकंड 20,000 है। पर सेकंड 20,000 है एक साथ में, ग्लोबली कहीं भी। अब जैसे रेट में भी समानीकरण है, भी ग्लोबली दिक्कत नहीं आ रही। ग्लोबली दिक्कत ये आती है, मैं बताता हूँ जिस करेंसी का आजाद क्यों किया गया। अपने जैसे भारत में है रुपया है और अमेरिका में डॉलर है, तो अमेरिका से अपने भारत में बाहर जाते हैं, तो अब इस करेंसी का रेट असमानीकरण है। जैसे 5 रुपये ट्रोन का रेट भारत में, 5 रुपये अमेरिका में, 5 रुपये चीन, हर जगह 5 रुपये है, क्योंकि एक्सचेंज पे ग्लोबली एक्सचेंज है। तो बहुत बड़ा आने वाला दौर इस क्रिप्टो करेंसी का है। जो इसमें काम करेंगे या खरीद के रख लेंगे, तो लोगों ने क्या किया, शुरू में कोई चीज आती है ना, तो लोग उसको देखते नहीं है। जब RCM आई थी 2000 में, तो लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन उसमें चंद लोग थे वो कामयाब हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने उसको सीखा था। कोई भी एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, हमारे श्रवण सर हर मीटिंग में ये बताते हैं भाई, आपको कोई भी काम है सीखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। बिल्कुल। तो यहाँ लोग भारत में क्या सीखते नहीं है, सीखने की लालसा नहीं है। कोई काम अगर सीख के आप करोगे ना, 100% सीखोगे, तभी आप भाई वकील होता है, वो वकालत करता है तो उसको पहले स्टडी करनी होती है, वो सीखता है, लगातार सीखता है, अपडेट भी करता है। अब नई जैसे कोई आ गया डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनने में उसको इतने साल लगते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बनता है, बनकर आगे काम करता है, तो उसको सीखना भी पड़ता है। नई दवाई आ गई, उसको सीखना पड़ता है। तो भारत में लोग हैं क्या सीखने के लिए तैयार नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करते। अब ये क्रेज यही है ना, तो लोग पहले जो MLM आई थे, लोग स्कीम बोलते थे कि कौन सी स्कीम आई है। अभी हमारे गांव में भी लोग स्कीम बोलते हैं कि क्या कौन सी स्कीम कर रहे हो, क्योंकि उनका विजन कर लिए वो सीखते नहीं है। तो अपने जो काम कर रहे हैं क्रिप्टो में, वो कोई कंपनी नहीं है, ये कंप्यूटराइज गणना है। इसका नाम है इंडिया फर्स्ट ट्रोन। इसको आप स्मार्ट वेरीफाई, कॉन्टैक्ट वेरीफाई है। स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाई जब हो जाता है, कोई चीज हो जाती है, उसको हैंग नहीं कर सकता, मालिक बंद नहीं कर सकता, वो ओनर है। आज जैसे फोन पे है, तो फोन पे का ओनर है, चाबी उसके हाथ में नहीं है। आप जैसे मेरे को 1000 रुपये देते हो, तो 1000 रुपये भेजते हो, तो 1000 का पूरा 1000 ही आता है, 999 नहीं आता। लेकिन उसको क्या है, कुछ ना कुछ हिस्सा गवर्नमेंट दे या कोई दे, वो देता है। लेकिन जब इस ओनर ने इस सिस्टम को बनाया, तो इसका नाम इंडिया फर्स्ट होना, स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाई है, चाबी उसके हाथ में नहीं है, उन्होंने वेरीफाई करके इसको छोड़ दिया। अब जैसे अपने इसमें शुरुआत करेंगे ना, एंट्री करेंगे, मोटा मोटा बता देना, टाइम बहुत हो गया। एंट्री करेंगे ट्रोन से होगी, ट्रोन की खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का जैसे अपने इसमें प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करेंगे। इससे आप करेंसी को खरीदने में आपका वॉलेट बनेगा, जिसको अपने जैसे मान लो करेंसी अपने रुपए में बात करें तो अपने फोन पे है मोबाइल में, उसी प्रकार इसका भी वॉलेट बनता है, जिसका नाम है ट्रोन लिंक प्रो क्लेवर वॉलेट। ठीक है, इसे 3 4 5 है, उसको आप एक इसमें इंस्टॉल करके इसमें करेंसी रख सकते हो। आप इसका बार कोड आगा, आप मेरे को भेज सकते हो, मैं आपको भेज सकता हूँ। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, और इसका चार्ज भी नहीं है। जैसे आप मैंने कहा ना, उसका चार्ज है 3000 रुपये बिटकॉइन का, उसका खुद चार्ज नहीं है। आपने वैसे फोन पे पैसे भेजते हैं, चार्ज लगता है क्या? तो स्टोन को आदान प्रदान करते हैं ना, तो चार्ज नहीं लगता। अब इसमें क्या होता है, जो इंडिया फर्स्ट टोन है उसकी ब्लॉकचेन खुद की है, TR20 ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर डाल दिया टोन की। और इसमें क्या है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, फंड 100% वितरित होता है। जैसे मान लो आपने शुरुआत की है, इसमें अलग अलग पैकेज है, आप 100 ट्रोन खरीद के इसकी शुरुआत कर सकते हो। वॉलेट में डाला जाता है, फिर वॉलेट से क्या ब्लॉकचेन से आपकी आईडी बनती है, आपके पासवर्ड खुद जनरेट कर सकते हो। उसमें आपकी वो की आती है 12 अंकों की, अंग्रेज में 12 अंकों की होती है। उसके बाद में 3 यानी 36 बार अंक आते हैं, उसमें 3 बार अंक सेलेक्ट करने होते हैं। हैंगर भी हैंग नहीं कर सकता। गूगल को आपने सुना होगा, गूगल को भी एक लड़के ने हैंग कर दिया था, लेकिन इसको हैंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें न तो आपका मोबाइल डलता है, न इसमें ईमेल एड्रेस डलता है, कुछ नहीं डलता। वो 12 अंक आते हैं, वो ब्लॉकचेन से आते हैं। वो हैंगर उसको क्या करेगा, यानी 12 अंग्रेजी के अंक, उसमें बाद में 36 अंक 3 बार अंक सेलेक्ट होता है। इतनी बड़ी चीज होती है ये। तो इस पे आप ब्लॉकचेन से आपकी आईडी ऑनलाइन जनरेट होती है। आईडी जब जनरेट होती है, ये दुनिया का ग्लोबली वर्ल्ड वाइड है। जब जैसे आप यहाँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है। जहाँ अपने यहाँ बैठे हैं तो यहाँ इसका केंद्र बिंदु है। आप 100 ट्रोन खरीद के उसकी ब्लॉकचेन पे आईडी बनती है। जैसे आईडी बनती है,
आप दुनिया को नहीं जानते। आपके ऊपर 10 लोग होंगे, आपके बाद में 15 लोग और आएंगे, वो आपको आजीवन 1% देंगे। 100% फंड बनता है। अब जैसे कंपनियां क्या करती है, 100% नहीं बांटती, उसका मालिक होता है, चाबी उसके हाथ में होती है। मान लो हमारी आरसीएम क्या होती है, 45% बांटती है बिजनेस वॉल्यूम का। 100% जैसे बिजनेस वॉल्यूम हुआ उसका 45% बांटती है, 55% वो अपने पास रखते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर खर्चा लगते हैं। लेकिन यहाँ कोई न तो कोई 45 या 100% फंड बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जैसे आपकी आईडी लगी 125 ट्रोन, आपके ऊपर 50 लोग होंगे, कितने 50, आप उनको नहीं जानते। वो 50 लोगों में 1% के हिसाब से 62.5 ट्रोन इंस्टेंट बंट गए, और 62.5 ट्रोन फिर रह गए, फिर वो यानी 18 लोगों में बढ़ जाते हैं। 68 लोगों में 100% फंड पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो जाता है मिनट में ही। उसके बाद में जैसे ही आपकी आईडी लगती है, मान लो किसी ने और खरीदा 12,500 का पैकेज लिया है, आप उनको नहीं जानते, उन्होंने लिया है ये, जैसे उन्होंने लिया आपको 100 ट्रोन आ जाएंगे। जिसने मान लो 750 ट्रोन खरीदे तो आपके पास 750 ट्रोन 1% आ जाएगा। तो अब बनाने वाले जैसे मोबाइल पे फोन पे बनाया, उसको क्या मिलता है, उसको कोई ना कोई देता है। यूट्यूब पर है, उसको कोई ना कोई देता है। फेसबुक जिसने बनाया उसको भी कोई ना कोई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, उसको कंपनियां देती है। तो इसी को कौन देता है, इसको सिर्फ 5% फंड कटता है। जैसे 2.5% जब अपने विड्रॉल करते हैं और 2.5% अपनी इसमें ब्लॉकचेन पे आईडी जनरेट होती है, उसमें 5% फंड इसमें वो ओनर को जाता है। और ओनर 100% बांटता है। कैसे बांटता है मैं बताऊं, 60% बढ़ता है अपनी कम्युनिटी में, 30% बढ़ता है सिंगल लेग में, और 10% रॉयल्टी इनकम बांटता है। इतनी रॉयल्टी इनकम है, 10% बांटता है, 100% फंड बांटता है। रॉयल्टी इनकम इतनी बड़ी है। मैंने आरसीएम में पहली बार जब रॉयल्टी आई थी मेरे 2008 में, तो मैंने रॉयल्टी इनकम क्या होती है, रॉयल पर्सन, आज तक मैंने देखा अभी लेखक होता है, गायक होता है, वैज्ञानिक होता है, उसको रॉयल्टी मिलती थी। जैसे लता मंगेशकर दुनिया में नहीं है, वो जब आज दुनिया से चले गए, लोग इनका गाना सुनना बंद थोड़ी कर देंगे। बल्ब का आविष्कार किया था, आज वो बल्ब का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक हमारे बीच में नहीं है। तो जब हम बल्ब लाते हैं तब रॉयल्टी, लेखक है, जिस लेखक ने बुक्स लिख दी, जब वो दुनिया में नहीं है तब भी लोग बुक्स खरीदेंगे उनके घर में, उनसे कुछ ना कुछ कमीशन जाएगा। वो बोलते हैं रॉयल्टी पैसिव इनकम, मरने के बाद में। अब इसमें रॉयल्टी लाइफ टाइम तक रॉयल्टी है। आज जैसे 12,000 में, तो समय बहुत हो गया, अपने अगले नेक्स्ट में बाद अगर आप कोई बंदा इसमें 12,500 ट्रोन खरीदें, कितना 12,500, आज के हिसाब से ट्रोन का रेट लगभग 4 रुपये 90 पैसे हैं, लगभग 80-90 पैसे। आप वजीरेक्स में देख सकते हो तो 12,500 ट्रोन खरीदें, खरीद के ब्लॉकचेन पे इससे आईडी लगाएं तो आजीवन उसको रॉयल्टी मिलेगी, आजीवन। हाँ, कैलकुलेशन रॉयल्टी बांटता है। कैसे, मैं एक उदाहरण देता, जैसे मान लो ग्लोबली कैलकुलेशन होता है, जितनी आईडिया आती है उससे 10% फंड वितरित होता है। कैसे, जैसे 12,500 की एक ही आईडिया ही पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, जिसने 12,500 का पैकेज लिया। अब 12,500 ये क्या करता है, सिस्टम 4 भागों में बांटता है। 4 क्लब है उसमें, रूबी, स्टार, डायमंड और क्राउन, अलग अलग सिस्टम है। जैसे आप 4 क्लब है, तो उसमें जैसे आप 12,500 की आईडी लगाते हो, आप सीधे क्राउन रैंक पे जाते हो। इसमें क्राउन बन जाते हो। तो अब 10% का कितना हो गया, 12,500 का 1250 ट्रोन हो गए। अब 1250 ट्रोन को क्या है, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 क्लबों में बांट दिया। एक क्लब को कितने ट्रोन हिस्सा हो गया उनका, एक क्लब में लगभग 1250 ट्रोन, नहीं 1250 ट्रोन का 4 हिस्सा करें तो 300, लगभग 12 ट्रोन बनते हैं। अब एक क्लब को 312 ट्रोन आ गए। अब जितने क्राउन रैंक में है, मान लो उदाहरण देना चाहता हूँ, 15 लोग क्राउन रैंक में हैं, तो 15 को 312 से भाग दे तो एक क्लब उतना आ जाएगा। अभी तो ये कम्युनिटी लगभग इस सिस्टम को 4 महीने हुए हैं। इंडिया फर्स्ट वन है, जो 3, मैं थोड़ा भूल गया था, 3/11/2021 को इसको वेरीफाई किया गया था। इसका जो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई करके सिस्टम को बनाया गया था। और 3/11/2021 से लेकर आज तक सिंगल इश्यू नहीं आया। अपने बैंक में भी ट्रांजेक्शन नहीं होता, सर्वर डाउन हो जाता है, नहीं होता क्या, लेकिन इसका पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। अभी कभी आगे मौका मिलेगा तो मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताऊंगा। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, एक इश्यू नहीं है सिंगल। आप जैसे विड्रॉ लगाते हो ना, तो पर सेकंड 20,000 है, दुनिया में कितनी विड्रॉ लग सकता है।
तो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, आपके वॉलेट में वो रॉयल्टी आ जाती है। वॉलेट जो वॉलेट होता है ना, वो आपके फोन पे से भी मजबूत है, इसकी ब्लॉकचेन तो फोन पे की वो हैंग हो सकता है, आपका एटीएम हैंग हो सकता है, गूगल का भी हैंग हो गया, लेकिन इसका जो ट्रोन की खुद की ब्लॉकचेन पे है, अपना वॉलेट बनता है ट्रोन लिंक प्रो, इसको कोई हैंग नहीं कर सकता। इस पे सीधी रॉयल्टी आती है। आपके 12 घंटे का बिजनेस होता है, रात को 12 बजे बिजनेस क्लोज होता है, सुबह 4 बजे से पहले पहले आपके वॉलेट में आ जाएगी ये रॉयल्टी इनकम। ठीक है। तो आजीवन आएगी सर। 12,500 अगर आदमी आज से शुरुआत करता है तो एक साल में मैं दावे से कहता हूँ वो 60,000 रुपये लगा के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता है। और आजीवन जो आजीवन रॉयल्टी आएगी वो अलग से। और इसको आप सीख करके अपने बैठेंगे, कोई भी अपने नंबर डाल देना, कोई भी अपने वर्ड से या कोई भी अपने जो सब्सक्राइब पूछ सकते हैं कभी भी मेरे को। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं इसका हमारे जो 4,000 लोग हैं इसमें, सॉरी 7,000 लोग पार्टिसिपेट है, अभी 10,000 हो जाएंगे। हमारे सीनियर श्रवण सर जिन्होंने इस बिजनेस को 3 तारीख 11वें महीने की 3 तारीख को शुरुआत किया, मेरे को कॉल किया, मैंने मना कर दिया, मेरे को मोबाइल पे पेस्ट तक नहीं करना आता था, अभी पेस्ट कैसे होता है। उन्होंने फिर बोला आप RCM कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, ये तो क्रिप्टो है, जैसे आप ज़मीन नहीं खरीद लेते क्या, सोना नहीं खरीदते क्या, वो चीज़ है। तो फिर मैंने 2021 में फिर उन्होंने 12 तारीख को कॉल किया, फिर 20 तारीख को मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप मेरे को ये आता नहीं है, आप आपके मोबाइल में बता दो, मेरे को क्या देना है, आधार कार्ड पैन कार्ड देना है क्या। वो उन्होंने कहा कुछ नहीं देना आपको। फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया, मेरे समझ में आ गया। आज श्रवण सर के डाउन में लगभग मेरे जैसे, मैं डायमंड रैंक पे हूँ, डायमंड रैंक पे जब होता है तो उसको लगभग 300 से 700 ट्रोन पर डे आते हैं, मेरे 800 लोगों की टीम हो गई। और मेरे जैसे आप भी इसमें शामिल हो तो 30-35 लोग मेरे जैसे इस ग्रुप में हो। और मेरा जो परिवार है वो लगभग 6-7 लोगों का है। श्रवण सर का 5,000 लोगों का है, वैसे उनका 10,000 लोगों का है। महावीर जी सर है चीनिया जी यहाँ से, वो भी सिस्टम को कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो उनको लगभग 20,000, 10,000, 5,000 इनकम आ रही है पर डे। आपको भी जैसे मान लो 500 से 400 रुपये पर डे आ रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा काम है। 70-100 ऐसे ट्रोन आते हैं, 100 ट्रोन आते हैं, तो एक ट्रोन की 5 रुपये कीमत है, 100 ट्रोन की 500 हो गई। तो हमारे साथी इसमें युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को आप देखें, यूट्यूब पर सर्च करें इंडिया फर्स्ट ट्रोन के नाम से, और सर्च करके इसका स्टडी करें, हमें कॉल करें। क्योंकि मैंने नाइजीरिया में आईडी लगाई है, इंग्लैंड से अपनी आईडी लगी है जो वी सिलेंडर से रेडियो का प्रसारण करते हैं, नेपाल से लगी है, पाकिस्तान से लगी है, और अपने सऊदी अरब से मैंने आईडी लगाई है, महाराष्ट्र से, गुजरात से। मैं घर पे बैठा ही फेसबुक पे ऑनलाइन काम करता हूँ, फेसबुक से अपने फ्रेंड बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा सिस्टम है। आज की मुलाकात फिर इति। बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। नमस्कार। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लीलाधर जी भाटीवाल यूट्यूबर है, इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपके सामने फिर रूबरू होगा। और तो आपका धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।